चलिए ओके गोटे मैम। यस मैम। ओके भाई, अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को स्टार्ट करते यस हैं। मैम। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट को आपके इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक और एक कोऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन यस मैम। चैप्टर है। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बढ़िया मार्क्स मिलेंगे यहाँ से, टेंशन लेने की बात नहीं, समझते हुए चलते हैं। डी ब्लॉक यस मैम। एलिमेंट क्या होता है भाई? हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट ना ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होते हैं। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होते हैं। 12 ग्रुप तक। 3 से लेकर 12 तक आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और इसको हम यस कैसे मैम। लिखते हैं 3D4S। मैं शॉर्ट में पढ़ा दूं, कॉन्सेप्ट हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। 3D4S क्या लिखते हैं बेटा? 4s। 3D4S। तो आपको 3 क्या याद 4s। करना, आपको याद करनी है 3D सीरीज। क्या याद करना है? 3D 3 सीरीज। 3D सीरीज series। कैसे याद करोगे? 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? यस मैम। इसमें आपके एलिमेंट है यस मैम, आपने बताया था स्कूटी वैन कार मत फेंको, निकुजी। SCTIVCRMNFECUNI CUZN। याद कैसे करेंगे? यस इंपॉर्टेंट मैम। कैसे भी साम यस दाम मैम, आपने दंड। बताया था हाँ जी हाँ जी स्कूटी याद। वैन कार मत फेंको, निकुजी। सेम सेम उसी ट्रिक को फिर से रिवाइज करते हैं। स्कूटी वैन कार मत फेंको निकुजी। क्या फिर से देखते हैं? स्कूटी यस मैम। वैन कार मत फेंको निकुजी। निकुजी निकुजी। एक नाम है, हमने इसे कंसिडर करा है कि निकुजी एक नाम है, काफी अमीर है, लेकिन हमारे पास इतने ज्यादा वैन कार है नहीं, तो हमको दुख हो रहा है, हमसे बोल यस रहे मैम। हैं, उससे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्कूटी वैन कार मत फेंको निकुजी, है ना, मेहनत से आती है, ठीक है, आप अमीर हो पर फेंको मत, ठीक है। यस मैम। सो इसको ये मैं कह रही तो देखते हैं स्कूटी, स्कूटी नहीं एससी को देखते हैं। यस स्कैन मैम। जिंक 21 से स्टार्ट होगा। 21 से कहां तक रहेगा बेटा? जिंक 30 तक। 21 से 30 तक। 21 30 22 23 24 25 26 27 28 29 30 काउंटिंग हमको लिख देनी है और अपना ट्रिक लिख देंगे स्कूटी वैन कार मत फेंको निकुजी करके। आपका निकुजी। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम है ना, ये आपको नाम याद है, यस मैम। खुद याद करने की जरूरत है नहीं, नाम ऐसे आते नहीं, एग्जाम में लिखे हुए मिलेंगे, बट ये यस पहले मैम। से याद है। अब मैंने क्या बताया होता क्या है? सबका क्या होता है 3D सीरीज में? 3D4S क्या होता है? 3 3D4S 4s। 3 इलेक्ट्रॉनिक 4s। लास्ट में आउटर सेल में 3D4S 3D4S बढ़िया। 4s। तो बेटा सब में लिख दोगे आप 3D4S 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 यस मैम। 3D4S, सब में 3D4S 3D4S लिख दोगे। अब बेटा 21 पर आता है। 21 में जो कम वाला है उसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे बेटा हम, यस मैम। कम वाले को लिखेंगे हम एस पर, ज्यादा वाले को लिखेंगे हम एस पर। डी पर, ज्यादा वाले को डी लिखेंगे पर। हम डी पर। ऐसे ही करते हैं। डी पर। यस मैम। चलिए भी ऐसे ही करेंगे, कम वाले को एस पर, ज्यादा वाले को डी पर। लेकिन डी हमारे पर। एस में ना, एक मिनट रुकना, क्या मच्छर, सॉरी। तो हमारे इसमें क्या होता है, एक में क्या होता है बेटा हमारा एस में ना, जैसे एस की मैं बात यस करूं, मैम। तो बेटा एस के अंदर ना 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं ना, एस यस के मैम। अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। 2 हो तो सकते हैं। यस हमें मैम। जहां पर मैक्सिमम मिलेंगे वहां पर बेटा उसको मैक्सिमम देंगे, जहां पर यस मैक्सिमम मैम। मिलेंगे उसको मैक्सिमम देंगे। इसलिए हमने एस में दे दिए 2, बचे हुआ डी को दे दिया। एस में तो क्योंकि एस में 2 ही आ सकते हैं तो आराम से एस को 2 दे यस दिए, मैम। बचा हुआ हमने डी को दे दिया। यहाँ पर भी 2 2 है तो एस को 2 दे दिए, बचे हुए 2 डी को दे यस दिए। मैम। इसमें डी को एस दे को दिए। 2 दे दिए क्योंकि एस पूरे 2 उसके पास आ सकते हैं, बचे हुए 3 आपने किसको दे दिए भाई? डी को दे दिए। 3D4 डी एस को। सभी में आएगा, 3D4 एस सभी में आएगा। तो बेटा यस मैम। यहाँ पर क्रोमियम में क्या करेंगे? क्रोमियम में थोड़ा ध्यान रखना, एस को 2 नहीं देंगे क्योंकि आपके पास डी में भी आपके कितने आ सकते हैं बेटा एक बार में? 5 इलेक्ट्रॉन और यस मैम। पेयर में 10 इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमने डी को स्टेबल कर दिया कि भाई तेरे पास तो 1 आ गया, मैं भी अपना एक बार राउंड पूरा कर ही लेता हूँ, तो इसके पास में 5 यस इलेक्ट्रॉन। मैम। अब आपको ध्यान क्या रखना है, ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? यस मैम। यस मैम, समझ गई। ये थोड़े आपके एक्सेप्शनल है, ये थोड़े आपके एक्सेप्शनल है। कौन कौन से एक्सेप्शन। एक्सेप्शनल है भाई? आपके लिए एक्सेप्शनल है, आपके लिए बेटा या। एक्सेप्शनल है क्रोमियम, है ना, क्रोमियम आपका स्टेबल होता है यस 3D। मैम। और आपका कौन सा बेटा एक्सेप्शनल है? एक्सेप्शनल वाले केस को देखते हैं। आपका यस मैम। सी। ये कॉपर और आपका जिंक, कॉपर जिंक। और जिंक, ठीक है। क्यों क्यों है यस बेटा मैम। एक्सेप्शनल? क्योंकि इसके अंदर ना देखो, कॉपर में हमने एस को 1 दिया, डी को पूरे 10 करवा दिया। बेटा अगर डी के पूरे 10 के 10 भर रहे हैं, वो स्टेबल हो रहा है, तो ऑब्वियस यस मैम। वो एडजस्ट कर लेगा कि भाई तू खुश हो ले, मैं एक में भी खुश हूँ, है ना। इस तरीके से एस यस के मैम। पास 1 है, कॉपर के पास में आपका 3D10 है। इजी, ये आपका यस मैम। एक्सेप्शनल है। क्रोमियम, कॉपर और जिंक, क्रोमियम, कॉपर एंड जिंक इज द कॉपर और एक्सेप्शनल जिंक। ऑफ दिस 3D सीरीज। इजी,
यस मैम। चलिए बढ़िया। अब बेटा हम 3D सीरीज के अलावा क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को। ट्रांजिशन एलिमेंट कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। तो यस मैम। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी कैसे होते ऑर्बिटल। हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। ट्रांजिशन एलिमेंट इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में इनकम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं, डी ऑर्बिटल पूरा फिल नहीं रहता, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जैसे जैसे Yes, ma'am. सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट है। चलो मैं इसको दिखा देती हूँ एक बार। यस मैम। सारे बेटा है ना, ये स्कैंडियम भी बेटा ये फिल नहीं है ना। देखो डी जो है, डी जो Yes, ma'am. ये तो पूरा फिल ही नहीं है, डी ऑर्बिटल तो पूरा फिल ही नहीं है। करेक्ट बेटा, Yes, यहाँ ma'am. पर भी डी फिल नहीं है, यहाँ पर भी डी फिल नहीं है ना, हाफ है ना पूरा फिल है। यहाँ पर भी डी पूरा फिल नहीं है, यहाँ पर भी Yes, पूरा फिल ma'am. है। सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन एक्सेप्शन कौन से है? जिंक। बेटा जिंक का पूरा Yes. पूरा फिर है ना 10 पर आ रहा है। Yes, किस पर ma'am. आ रहा है? 10 पर आ रहा है। 10 तो 10 होता पर। ही है सारे का। आपके एक्सेप्शनल केस कौन से हैं? जिंक, Zinc, Ct और Hg, Cd, मरकरी। Hg. ठीक है, जिंक, कैडेडियम एंड मरकरी आर नो Mercury. ट्रांजिशन एलिमेंट। क्योंकि डी इनके पास है, भर भर के ऑर्बिटल है, डी में 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इनके पास में पूरे हैं। दैट्स वाई ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्या कौन कौन से होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट? जिनके डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड रहते हैं। जिनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो उनके पूरे हैं, पूरे स्टेबल है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन पास में है उसके, उसको हम बोलते हैं Yes, क्या? ma'am. तो बोलते हैं भाई हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बढ़िया Okay, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया बढ़िया। अब एक्सेप्शन याद कर लो, बाकी सारे तो इनकम्प्लीट रहते हैं। जिंक, Cd, Hg, Zn, Cd, Hg, Zinc, Cd, Hg. Hg is exceptional, या फिर कह सकते हो Zn, Cd, Hg is transition element, सॉरी आर नो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब बेटा जनरल Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इनका? इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 इंटू डी। 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं डी में पूरे, और एस पर आ सकते हैं 1 से लेकर 2 तक, एस पर आ सकते हैं 1 से लेकर 2 तक। जैसे मैंने आपका छोटे बताया, क्या बताया मैंने आपको बताया 3D 4s। मैंने क्या बताया आपको? 3D 4s। 4s. डी पर 1 से लेकर 10 तक कुछ भी आ सकता है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। एस पर 1 से लेकर 2 तक कुछ भी आ सकता है, एस पर 1 से लेकर 2 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है भाई, अब एस पर 1 से लेकर 2 तक कुछ भी आ सकता है। देखो बेटा यहाँ पर n-1, देखो यहाँ पर अगर n4 है, n इज इक्वल टू 4, तो बेटा यहाँ पर क्या है? 4-1 ही तो है बेटा, ये n-1 ही तो है यहाँ पर ये। तो डी के पर हमेशा क्या रहता है? n-1 इंटू n। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आपको और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। एक तो n-1 इंटू डी 1 से लेकर 10 तक, और ns 1 से लेकर 2 तक। इजी? Yes, ma'am. ठीक है, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी यहाँ तक? No, ma'am. बढ़िया। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को आगे समझते हुए चलते हैं। बेटा स्कैंडियम में क्या होता है? स्कैंडियम में बेटा 21 पर आता है ना। देखो स्कूटी, वैन, कार, मत, पैकोनिकुजी, है ना, ये हमने पढ़ा। अब इसके अंदर बेटा क्रोमियम पर देखो, हमने इसमें हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं। सबके पास में 3D 4s आएगा, सबके पास में 3D 4s आएगा। ठीक है, डी के अंदर, लेकिन डी के अंदर यहाँ पर क्रोमियम में हमने डी को पूरा पास करवा दिया और एस को 1 रहने दिया, एस को 1 रहने दिया। जी, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? No, ma'am. नहीं, बढ़िया। देखो एक चीज ध्यान रखनी है हमेशा आपको कि कम वाला एस पर आएगा, ज्यादा वाला डी पर आएगा। लेकिन अगर एस से अपना एक एडजस्ट करने की वजह से डी थोड़ा स्टेबल हो रहा है, डी हाफ फिल हो रहे हैं, डी के पूरे फिल हो रहे हैं, तो फिर एस को हम कम देंगे। जैसे भाई 30 तो खैर पूरा ही एक्सेप्शन हो गया। कॉपर की बात करते हैं, कॉपर 29 पर आता है, तो बेटा हम एस को देंगे कम वाला नंबर, एस को देंगे कम वाला नंबर 2 देंगे, है ना। एस को 2 वाला नंबर देंगे, लेकिन होगा क्या? उसको 2 नंबर देने से इसको 9 देंगे। लेकिन जैसे ही आप 3D 9 कर देंगे, लेकिन आपको समझ में आएगा कि 9, अरे भाई तो 10 आकर पूरा स्टेबल हो जाएगा, तो क्यों ना हम इसको डी को 10 कर दें, एस को 1 कर देते हैं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की वजह से तो थोड़ा दिक्कत हो रही है बेटा। तो इसलिए कॉपर में, क्रोमियम में और जिंक में हम सबका ध्यान रखते हैं कि एस को कितने एलिमेंट देते हैं, एस को एलिमेंट कम देते हैं और डी को एलिमेंट ज्यादा दे देते हैं। ठीक है,
गॉट इट बच्चा? यस मैम। बढ़िया बढ़िया। चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर बेटा हम डिस्कस करते हैं, ये एज ए ट्रिक हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि बताओ इसके अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, या फिर पूछे कि पैरामैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, आपसे अगर ये पूछें, या आपसे ये पूछे कि स्टेबल है कि नहीं है, तो कैसे आप निकालोगे? तो समझते हैं बेटा, एफई को देखते हैं। किसको देखते हैं? एग्जाम्पल किसका लेते हैं? एफई का लेते हैं। बेटा एफई कितने पर आता है? हमको याद है स्कूटी कार वैन, स्कूटी वैन कार मत फेंको, फेंको पर हम काउंट करेंगे तो 21 से हमारा ये आएगा 26 पर, ठीक है, 26 पर। हालांकि आपके एग्जाम में आपको गिवन रहेगा, क्या गिवन रहेगा? इनका एटॉमिक नंबर, ठीक है। यस मैम। तो 26 पर आएगा बेटा, 26 पर ये हो जाएगा बेटा 3d6 4s2, कम वाला नंबर दोगे s को, ज्यादा वाला नंबर दोगे d को, 3d 4s2 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो इसके अंदर ब्लॉक बना लो एक डी का, क्योंकि डी और एस ही है, तो एक डी का ब्लॉक 5 ब्लॉक बना लिए, एक आपने एस का ब्लॉक बना लिया, 1 ब्लॉक बना लिया। डी के अंदर बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर डी के अंदर है 6 इलेक्ट्रॉन, हमने फिल कर लिए, 1 2 3 4 5 और 6, 2 इलेक्ट्रॉन है एस के अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। चलो बढ़िया। हमने जैसे ही फिल करे तो हमने देखा कि फिल करने पर एस के पास मतलब पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है, एस के पास मतलब पेयर में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि हमको पूरा ध्यान रखना है डी ऑर्बिटल पर। कहाँ ध्यान रखना है? डी ऑर्बिटल पर। कि डी जो है, डी के बेटा बताओ ये सारे पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? ऑब्वियस अनपेयर्ड। पेयर्ड कब होते? अगर 10 होते इलेक्ट्रॉन पूरे तो पेयर्ड है ना, ये तो कम है। ये आपके कैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं, अगर आपके इस तरीके से 3d 4s की सीरीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे भाई? पैरामैग्नेटिक। इजी पहचान लोगे। एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कौन सा है, पैरामैग्नेटिक है, डाईमैग्नेटिक है, तो बता दोगे। पेयर्ड होगा तो क्या हो जाएगा? पेयर्ड होगा तो हो जाएगा वो डाईमैग्नेटिक, और अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा? ये इनकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। क्या होती है इनकी? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। इनकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सही है भाई। अब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है? ज्यादा। बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग ज्यादा ही होगा। जो स्ट्रॉन्ग तरीके से साथ में रहेंगे, इनकी मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो बेटा इनको मेल्ट करने में, बॉइल करने में टाइम लगेगा, तो ज्यादा होता है इसलिए इनका ना। यस मैम। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एंथैल्पी भी इनकी हाई होती है। समझ में आ गया? याद रहेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ओके। और इनकी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग रहती है, इसलिए इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ऑब्वियस हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई एंथैल्पी होती है। ठीक है, इजी। यस मैम। याद रहेगा। अब इसका अपोजिट भी आपको याद रहेगा। चलिए अब आपके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला ये है कि अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, क्या पूछे आपसे? मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? कैसे कैलकुलेट करोगे? आप कैलकुलेट करोगे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। क्या होता है? अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू। इसकी यूनिट है बीएम, एन क्या होता है? सारा खेलिए, एन का एन इंटू एन प्लस टू, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू, ये आपका निकलता है म्यू क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू क्या है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट। एन होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर है? तो अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, इसमें कितने अनपेयर्ड है? देखो ये तो पूरा पेयर में भरा हुआ है बेटा, ये वाला तो है ना, तो कौन सा अनपेयर्ड है बेटा? इसका 1 2 3 4 इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 4 हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? म्यू निकालने का या फिर मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का एन इंटू प्लस टू। ये क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, लेकिन अगर आ जाएगा तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स में आता है। ओके।
नेक्स्ट हमने लिख लिया स्कूटी वैन का मत फेंको निकू जी, ये तो हमको ट्रिक पता है, हमने लिख लिया। इस 3D सीरीज को हमने लिख लिया। स्कूटी वैन और कार, स्कूटी वैन कार तक, स्कूटी वैन तक, वैन कार तक हमारे सारे क्या होते हैं, ये एटॉमिक जो एटॉमिक रेडाई होती है, रेडियस होती है, वो डिक्रीज होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिफेक्टिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर डिफेक्टिव चार्ज की वजह से, न्यूक्लियर डिफेक्टिव चार्ज इनका बढ़ता है, एटॉमिक इन रेडिएशन की डिक्रीज होती है। ठीक है, एटॉमिक रेडिएशन की डिक्रीज होती है। मत फेंको निकू में क्या आता है? मत फेंको निकू में ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। कॉपर और जिंक कैसे होते हैं? कॉपर और जिंक आपके इंक्रीज होते हैं, साइज में इंक्रीजमेंट होता है। क्यों? ड्यू टू रिपल्सन इलेक्ट्रॉन, इनका भी ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रहेगा आपको। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम क्या होते हैं? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर डिफेक्टिव चार्ज, है ना। आपके Mn, Fe, Co, निकिल, कोबाल्ट और निकिल क्या होते हैं? ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के रहते हैं ड्यू टू रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर और जिंक का साइज स्लाइटली इंक्रीज होता है, ये भी रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके मैम। चलिए, आपका फॉर्मूला होता है एक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, हम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, एलकेजी क्लास से। यस मैम। चलिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम। अब बच्चा हमको क्या समझना है? जब हम टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं, टॉप से डाउन मतलब पीरियोडिक टेबल में, जब हम पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं, टॉप से डाउन की तरफ जाते हैं, मतलब हम बात करते हैं ग्रुप्स की, है ना। जब हम ग्रुप्स में से नीचे की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ हमको नजर आता है। आप पीरियोडिक टेबल आपको याद होगी, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? टॉप से जब डाउन की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ना, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज अगर होगा तो उसका बेटा वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम भी क्या होगा? उसकी इंक्रीज होगी। बेटा एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस है वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब बेटा देखो, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कैसी होगी? कम, क्योंकि ये क्या है, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। डेंसिटी कब डेंसिटी बढ़ेगी तो मास भी उसका बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा, लेकिन डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम उसका कम होगा, है ना, क्योंकि ये बेटा ये तो डिवाइड में आ रहा है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी कम होगी। इसलिए पीरियोडिक टेबल में टॉप से डाउन की तरफ आने पर डेंसिटी कैसी होती है? डेंसिटी कैसी होती है भाई? डेंसिटी होती है डिक्रीज, डेंसिटी होती है डिक्रीज। चलिए, बढ़िया, याद रहेगी बात। नेक्स्ट हम समझते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाफ या फुली फिल्ड साइज के, हाफ फुली फिल्ड साइज के। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। बेटे 24 पर आता है आपका क्रोमियम, 24 पर क्रोमियम आता है, 24 पर क्रोमियम आता है। क्रोमियम को लिखेंगे 3d4s लिखेंगे, 2 आप लिख देंगे s पर, d पर लिख लेंगे 4, 3d4 4s2 हो गया। लेकिन हमने देखा 3d4 कि ये हाफ फिल हो सकता है अगर हम s का एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, तो s क्या करता है? s अपने पास में 1 इलेक्ट्रॉन रख लेता है और d के पास में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। वो तो हम समझ लेंगे ना, जहां पर या तो हाफ फिल होने वाला होगा d ऑर्बिटल या फिर पूरा फिल होने वाला होगा d ऑर्बिटल, तो वहां पर s से हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है, तो s का बेटा 1 हो गया, ये होगा 3d5 s1, 3d5 4s1 हो गया। अब हमने देखा कि एक इफ 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव, अगर एक इलेक्ट्रॉन बेटा रिमूव होगा 3d5 से क्या होगा? 3d5 से क्या हो गया बेटा? 3d5 से ये हाफ फिल्ड हो गया। जो भी हमारे हाफ फिल्ड होते हैं या फुल फिल्ड होते हैं, पूरे फिल होते हैं या हाफ फिल होते हैं, कैसे होते हैं? स्टेबल। वो कैसे होते हैं बच्चा? स्टेबल। जो हमेशा हाफ फिल रहेंगे ऑर्बिटल या फुल फिल रहेंगे वो हमेशा स्टेबल रहेंगे, वो हमेशा स्टेबल रहेंगी। तो जो बेटा स्टेबल रहते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? ज्यादा। कैसी होती है? ज्यादा। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला हमने अभी भी देखा है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है हाफ या फिर फुल्ली फिल्ड के, हाफ या फिर फुल्ली फिल्ड के। हाफ अगर फुल्ली फिल्ड है
तो हाफ है यानी कि स्टेबल है, तो कैसी होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी? ज्यादा होगी। कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी ज्यादा हो गई। बढ़िया। अब आप अगर कुछ कहना चाहें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम तब यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना पड़े। जब इलेक्ट्रॉन को जो रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है, बेटा इलेक्ट्रॉन से कोई हम रिमूव करेंगे तो एनर्जी चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब वो रिमूव करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन को हम हटाते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में लगने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने में लगने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को हटाने में लगने वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को देने में लगने वाली एनर्जी क्या होती है बेटा? आपकी आयोनाइजेशन। चलिए, फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम इज लो। क्रोमियम की लो होती है आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ जिंक इज हायर, लेकिन जिंक की ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन आ सकता है बेटा, जिंक की ज्यादा क्यों होती है, क्रोमियम की कम क्यों होती है? तो क्यों होती है बेटा? क्योंकि जिंक के पास में क्या होता है, जिंक के पास में 3d10 4s2, ये जो पूरा डी ऑर्बिटल है कैसा रहता है? फुली फिल्ड रहता है। जो हाफ फिल होगा या फुली फिल्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। सो जिंक इज मोर स्टेबल, जिंक इज मोर स्टेबल ड्यू टू फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। इजी? Due to fully orbital. Zinc is more stable than chromium. That's why first ionization enthalpy of zinc is higher than chromium. Easy? Got it? Yes, ma'am. Transition element shows variable oxidation state. Transition element shows variable oxidation state. बिल्कुल सही बात है। जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी वेरिएबल होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट जो भी होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? वेरिएबल होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, Fe की +2 भी होती है, +3 भी होती है ना। +2 इज व्हाट? +2 इज ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। +3 इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, कई एक से ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है? रीजन जरूरी है रीजन, बिकॉज ड्यू टू लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1 into d, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, बोथ टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। क्योंकि ऐसा होता क्यों है? इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा इसलिए होती है बेटा क्योंकि कम एनर्जी डिफरेंस होता है ns के बीच में और n-1। बेटा इनका होता क्या है कॉन्फ़िगरेशन? इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 into d into में n, ये तो होता है। तो n और n-1 के बीच में, n और n-1 के बीच में क्या होता है? n और n-1 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है काफी कम होता है, काफी कम होता है। लेस एनर्जी डिफरेंस होता है ns और n-1 into d के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन जो साथ में एक बॉन्ड बनाते हैं वो काफी अच्छा इनका बॉन्ड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। ओके, अब आपको पॉइंट क्या याद रखना है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी होती है Mn की। किसकी होती है? Mn की। Mn की सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कितनी होती है? +2 से लेकर +7 तक, +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको Mn की देखने को मिलती है। इसलिए कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि बताओ भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो आप बताओ किसकी? Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक, +2 से लेकर +7 तक। चलिए अभी आगे एक नोट को फटाफट से देखते हैं। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय इन केस ऑफ फ्लोराइड। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ देखने को मिलती है? फ्लोराइड के केस में एंड ऑक्साइड के केस में, बिकॉज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इसलिए आपको ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कौन दिखा सकता है? फ्लोराइड और ऑक्साइड। फ्लोराइड और ऑक्साइड क्यों? फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखते हैं। देखो बेटा M +2 आ रहा है, M यहाँ पर 0 आ रहा है। देखो
M0 से +2 तक हमारी चीजें गई हैं, तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे +2 क्या हो, +2 का मतलब क्या हुआ, +2 का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्लस आता है ना चार्ज, इलेक्ट्रॉन आते हैं तो माइनस आता है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से कैसे गए हैं, इजीली गए हैं, कैसे गए हैं, इजीली, तो ई नोट कैसा होगा आपका, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा होगा आपका, पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, +2 से 0 पर जाए, 0 से +2 पर जाए, आपका ई नोट हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपका ई नोट नेगेटिव है, अगर आपका ई नोट नेगेटिव है, तो मतलब वो इजीली नहीं होगा, वो इजीली नहीं होगा, पॉजिटिव में इजीली होता है और नेगेटिव में इजीली नहीं होता है, आगे समझते हैं। ई नोट वैल्यू ऑफ Mn+3 या Mn+2 इज मोर पॉजिटिव, क्वेश्चन आपको एग्जाम में मान लो इस तरीके से आ जाए कि ई नोट की वैल्यू Mn+3 से Mn+2 पर जाता है तो ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्यों, रीजन होता है, वो भी क्यों होता है, तो बेटा Mn 25 पर आता है, बिल्कुल 25 पर आता है, 3d4s ये होता है, 3d5 and 4s2, ठीक है बेटा, Mn+3 का निकालोगे अगर आप, तो बेटा ये 3d4 हो जाएगा, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बेटा 2 के पास से चले जाएंगे दोनों इलेक्ट्रॉन s के पास से, और d के पास से भी बेटा एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तभी तो 3 जाएंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा बेटा एक इसके पास से गया 5-1 और 2 इसके पास से चले गए, तो 2 और 3 चले तो जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने बचे, 5 में से 1 गया, 3d4 बचे, 3d4 बचे। अब Mn+2 का निकालोगे, तो Mn+2 में यानी कि +2 में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो केवल 3d5 बचेगा, केवल 3d5 बचेगा, तो बेटा 3d5 में जैसे ही हम जाएंगे तो ये हाफ फील्ड है, हमेशा हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, कैसे होते हैं बच्चा, स्टेबल होते हैं, ठीक है, सो हाफ फील्ड मोर स्टेबल होगा, इसलिए हम कह देंगे जो भी चीज हमारी स्टेबल होगी हम बोलेंगे इसका जो ई नोट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, समझ में आ गया, स्टेबल को पॉजिटिव, स्टेबल मतलब इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो स्टेबल मतलब पॉजिटिव, और स्टेबल नहीं है तो नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही कॉमन सी बात है, हम बहुत बार पढ़ चुके होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ओके, ये तो इजी है, आगे बढ़ते नेक्स्ट चीज को समझते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड आर यूज्ड एट कैटलिस्ट, बहुत सारे ट्रांजिशन एलिमेंट में या उनके कंपाउंड में हम यूज करते हैं कैटलिस्ट को, क्यों करते हैं भाई, क्या काम है कैटलिस्ट का, कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट 2-3 काम करते हैं बेटा, एक तो पहला इंपॉर्टेंट काम रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देते हैं, रिएक्शन को तेजी से कराते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन उसकी वजह से बढ़ जाता है, रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाती है, ठीक है, और क्या काम करते हैं बेटा, अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, स्पेशल ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करें, क्योंकि बेटा इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्या होती है इनके पास में, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, हमने अभी समझा ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट के पास में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जैसे फेरिक यानी कि आयरन के पास में +2 भी होता है, +3 भी होता है, Mn के पास में तो भाई +2 +3 +4 +5 +6 और +7 भी होता है, सो इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एंड आल्सो दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो सकता है, अगर बेटा एक +3 वाला है एक +2 वाला है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ही अलग अलग हो जाएगा, है ना, सो कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, ड्यू टू कॉम्प्लेक्स क्रिएट क्यों होता है भाई, ड्यू टू स्मॉल साइज, क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है, और जिसका होगा उनका जो एटॉमिक चार्ज होगा वो ज्यादा होगा, हायर एटॉमिक कटायनिक चार्ज, सॉरी हायर कटायनिक चार्ज, एंड डी ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, खाली, डी ऑर्बिटल कैसा हो जाएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और कलर भाई उनका डीडी ट्रांजिशन, कलर डीडी ट्रांजिशन, चलिए बढ़िया, ये तो हमारे इसका है, बीच में तो आप जो भी एडमिशन स्टार्ट है, बैचेस स्टार्ट है, कुछ भी अगर कोई भी बच्चे कांटेक्ट में उनको बोले आप, है ना, और कांटेक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, 9th 11th 12 सबके एडमिशन स्टार्ट है, इवन IIT JEE के बैचेस स्टार्ट है, ठीक है, 26 के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरसेल कंपाउंड क्या होते हैं, तो ये कंपाउंड क्या होते हैं, इन स्मॉल वैकेंट, जो बहुत ही छोटे वैकेंट होते हैं, स्मॉल
एटम गेट ट्रैप्ड। बेटा जहां पर खाली जगह होगी, वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली जगह ही होती है ना, खाली जगह। जहाँ पर छोटे छोटे स्मॉल वैकेंट होते हैं, जहाँ पर छोटे छोटे खाली जगह होती है, खाली स्पेस होता है, वहां पर छोटे छोटे एटम आकर ट्रैप कर ले, छोटे छोटे एटम वहां पर आकर ट्रैप हो जाते हैं, छोटे छोटे एटम वहां पर उस खाली स्पेस में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ठीक है, सो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं भाई, MnN या Mn के साथ में N, Ti के साथ में H1.7, Ti के साथ में C, Ti मतलब टाइटेनियम, C मतलब कार्बन। तो खैर इसी के बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बच्चे बहुत समझदार है, यस मैम, पूरे साल पढ़ते हैं इन सारी बातों को तो ना। एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय जो होती है, एलॉय की सिमिलर रेडी होती है, क्या होती है, सिमिलर रेडी, रडाई भी बोलते हैं इसको, सिमिलर रेडी या फिर रेडी। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, जिस देखो अगर जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई एक होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट, एक होती है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लो को हम क्या माने, लो का मतलब क्या, कितना लो, तो जो भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2 या फिर +3, +2 +3 क्या है, लो स्टेट है ना। ये कैसी होती है, ये बेसिक होती है, नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है। और जो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिनकी, जैसे हाई मतलब +6 +7, जिनकी हाई होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो होते हैं एसिडिक नेचर के, कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और जो भी इंटरमीडिएट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक मतलब जो कभी बिहेव कर सकते हैं एसिडिक के साथ, एसिडिक जैसा भी हो, कभी बिहेव कर सकते हैं बेसिक, जिससे वाटर होता है हमारा। चलिए डी ब्लॉक के अंदर बेटा इतनी ही कहानी थी, इतने ही क्वेश्चन उससे आते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट में ना लेंथेनियम के बाद में 14 एलिमेंट्स है, तो जो लेंथेनियम के बाद में उसको बोलते हैं लेंथेनोइड, है ना, एक्टिनोइड। तो जो लेंथेनियम के बाद में 14 एलिमेंट्स है उसको बोलते हैं लेंथेनोइड, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है भाई 4f5d6s, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f में, क्योंकि f में बेटा हाफ फिल्ड 7 होते हैं, फुल्ली फिल्ड 14 होते हैं, तो 1 से लेकर 14। डी में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, केवल 0 या फिर 1, और एस में पूरे 2 मिलेंगे आपको, एस में पूरे 2 मिलेंगे, डी में 0 या 1, और एस में 1 से लेकर 14 तक कुछ भी नंबर आपके यहाँ पर देखने को आ सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 4f 1 से लेकर 14, 5d 0 या 1, और 6s2, 4 5 6। हमने यहाँ पर अभी डी ब्लॉक में 3D सीरीज हमने पढ़ी थी, यानी कि 3D और 4s, एफ में 4 5 6 है ना, 4f 5d 6s। ठीक है बच्चा, चलिए आगे देखते हैं, लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में समझते हैं कि लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। लेंथेनोइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बेटा, लेंथेनोइड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई ऑफ लेंथेनोइड एलिमेंट, ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है, कब, जब एटॉमिक और आयोनिक रेडियस लेंथेनोइड एलिमेंट की जब डिक्रीज होती है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, विल इंक्रीज इस एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, सो लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है जब एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज। थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो ना, नो कनेक्शन आ रहा था तो कुछ भी नहीं सुना लास्ट लाइन से। ठीक है, लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं। लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन बच्चा होता है कि जब एटॉमिक मतलब एटॉमिक रेडियस या फिर आयोनिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होती है और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेकिन एटॉमिक रेडियस और आयोनिक रेडियस धीरे धीरे डिक्रीज होती है। एटॉमिक नंबर और रेडियस, एटॉमिक और आयोनिक रेडियस से स्लाइटली स्टडी डिक्रीज होती है, तब हम बोलते हैं उसको कि ये क्या हो रहा है, लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है, लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इट इज, होता क्यों है, होता इसलिए है, इट इज ड्यू टू पुअर शिल्डिंग इफेक्ट एफ इलेक्ट्रॉन्स के, जो भी एफ इलेक्ट्रॉन्स है, एफ इलेक्ट्रॉन के पुअर शिल्डिंग इफेक्ट की वजह से, और इसलिए इंक्रीज होते हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज कैसा होता है, इंक्रीज होता है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता है, तो उसके बढ़ने से जो शिल्डिंग इफेक्ट है वो काफी पुअर होता है। क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट, बहुत ही कॉमन सी बात है। शिल्डिंग मतलब स्क्रीनिंग, यानी कि एक कवच, एज ए कवच के रूप में शिल्ड करता है, उसको स्क्रीन करता है, तो शिल्डिंग इफेक्ट काफी पुअर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से लेंथोनोइड कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता है। चलिए
Yes, आगे ma'am. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आते हैं कि भैया इसके बारे में बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके बारे में, Yes, ma'am. Okay. तो थ्योरी को अच्छे से याद करके जाना है। द रेडाई या फिर रेडियस ऑफ 5D Yes, सीरीज, ma'am. 5D सीरीज की आर सिमिलर टू कोरस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ 4D सीरीज। जो 4D सीरीज होती है वो 5D सीरीज के कैसी होती है, लगभग उसकी रेडियस सिमिलर होती है। कैसी होती है भाई? Yes, ma'am. सिमिलर होती है। Similar. 4D सीरीज की और 5D सीरीज की जो रेडियस है वो सिमिलर होती है। हाँ जी बच्चा, सो Yes, एग्जाम्पल ma'am. 3D और 4D सीरीज की जो रेडियस है वो सिमिलर होती है ऑलमोस्ट। Yes, जो ma'am. आपका ZR है एंड HF है, ये ऑलमोस्ट इनकी सेम रेडाई होती है। ZR की और Yes, ma'am. HF की ऑलमोस्ट सेम रेडाई होती है, Same और होती है. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होती है? सेम ही होती है। Same. बेटा ये आपका 5D सीरीज का है, HF आपका 4D सीरीज का है, ठीक है। चलिए आगे समझते Yes, हैं। ma'am. बेटा बेसिक करेक्टर इनका डिक्रीज होता है। देखो हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? लेंथेनियम के बाद में 40 एलिमेंट Yes, ma'am. है ना, तो LA से लेकर कहाँ तक? LU तक। कहाँ तक होते हैं बेटा ये? And LA से लेकर LU तक, LA से लेकर yes, ma'am. LU तक, ठीक है। And तक. ठीक है भाई, अलोई देखो, मिस केमेटल इसको बोलते हैं। देखो अलोई के अंदर ना, अलोई Yes, ma'am. है आपके F ब्लॉक में, उनका दूसरा नाम क्या होता है? उनका दूसरा नाम होता है बेटा मिस केमेटल। मिस केमेटल Yes, ma'am. 90% लेंथोनिड होता है इनमें, और प्लस में साथ में क्या रहता है? आयरन या फिर सल्फर, And कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम साथ में ये होता है। अलॉय बेटा किसको बोलते हैं? अलॉय के अंदर जो चीजें आप जो मिक्स yes, ma'am. करते हैं अलॉय बोलते हैं। सो Yes, ma'am. 95% लेंथोनॉइड होते हैं, 95% लेंथोनॉइड होते हैं किसमें? मिस मेटल में, ठीक है। Yes, ma'am. मिस मेटल कहाँ यूज होता है? इसका यूज कहाँ पर है इस मिस मेटल का? तो बेटा बुलेट्स में यूज में आता है, Bullet. में आता है, लाइटर में यूज में आता है, लाइटर के फ्लिंट में यूज आता है। जो लाइटर होता है ना, लाइटर का Yes, फ्लिंट ma'am. होता है। आगे समझते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? +3 होती है। एलई की Yes, ma'am. है, एलई की +4 होती है, और एयू की +2 होती है, वरना सबकी ज्यादातर +3 होती है। +3 होती है, Yes, ma'am. +4 होती है, EU की +2 होती है। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका। अब बात कर लेते हैं एक्टिनोइड की। एक्टिनोइड आपके Yes, 14 ma'am. एलिमेंट होते हैं। एक्टिनोइड में भी 14 ही एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से होते हैं? आफ्टर एक्टिनियम। कहाँ से भाई? आफ्टर एक्टिनियम। After actinium. एक्टिनियम के बाद में जो भी एलिमेंट है वो क्या बोलते हैं? एक्टिनोइड्स। लेंथेनियम के बाद में जो Actinoids. भी एलिमेंट है क्या बोलते हैं? लेंथेनोइड। लेंथेनियम के बाद Lanthanoid. में लेंथेनोइड, एक्टिनियम के बाद में Lanthanoid. एक्टिनोइड्स, ठीक है। Yes, इसका ma'am. क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इसका होता है 5s14, 6d 0 से लेकर 1, 7s Yes, ma'am. 5 6 7। इसका क्या होता है? 5 6 7। 5, 6, 7. 4 5 6 4s 4, 5, 5d 6 और 5, 6, 7. वो आपके Yes, ma'am. 4f वाली सीरीज थी, और ये 5f वाली सीरीज है, ठीक है। 5. Yes, ma'am. चलिए, ये क्या क्या करता है एक्टिनोइड में? एक्टिनोइड में बेटा +3 ऑक्सीडेशन होती है स्टेट, जनरली एक्टिनोइड्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और Yes, वाइड ma'am. ऑक्सीडेशन स्टेट की वाइड रेंज होती है। सिमिलर एनर्जीज होती है 5f 6d एंड 7s में। 5f 6d और 7s की कैसी होती है बेटा? सिमिलर एनर्जी होती है। एनर्जी कैसी होती है? एनर्जी होती है। द स्टेडी डिक्रीज। अब जो हमने पढ़ा था लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे आपका एग्जाम में आ सकता है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। Yes, ma'am. एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की अगर बात करें, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है कि जब एटॉमिक और आयोनिक साइज स्टेडी डिक्रीज होने लगे। कब? Yes, ma'am. एक्टिनोइड सीरीज में जब एटॉमिक और आयोनिक साइज आपकी डिक्रीज होने लगे, तब हम बोलते हैं कि वहां Yes, पर क्या ma'am. हो रहा है? एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। Actinide contraction. ये भी क्यों होता है? पुअर फील्डिंग इफेक्ट। ये भी क्यों होता है? ड्यू टू पुअर फील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल, ठीक है। वो भी क्यों होता Yes, ma'am. है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन भी क्यों होता है? पुअर फील्डिंग इफेक्ट की वजह से। ये भी क्यों होता है? पुअर फील्डिंग इफेक्ट की वजह से, ठीक है भाई। Yes, ma'am. चलिए आगे देखते हैं। F और 4F 4 सॉरी क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एंड F ब्लॉक आपको चैप्टर इंपॉर्टेंट इतना ही है। बाकी क्वेश्चंस Yes, आपके ma'am. प्रैक्टिस में आपने आपको मैं कराऊंगी तो वो कर लेने। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, जो कुछ भी डाउट आते हैं मुझे आप जरूर सेंड करें। आपके डाउट डिस्कस होगा, आपके साथ डाउट डिस्कस होगा तब जब भी आप कहेंगे, ठीक है। तो मैं आपको Okay, प्रैक्टिस ma'am. क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। आपको वो क्वेश्चन Yes, सारे ma'am. कर लेंगे। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं क्या? अब हम रिवाइज कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। Okay, ma'am.
हम डिस्कस करने वाले हैं आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर को, सारा रिवाइज करने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बेटा कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब नाम ही चैप्टर कॉम्प्लेक्स है या फिर कोऑर्डिनेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब चैप्टर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट है बहुत। फटाफट इसको समझते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं? देखो बहुत ही सिंपल है। सिंपल कंपाउंड, एक तो बेटा कंपाउंड दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स की। लेकिन पहले समझ लेते हैं कि हमने ये कैसे पता किया कि ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल कंपाउंड हम उनको बोलते हैं जो वाटर में जाकर डिजोल्व हो जाए पूरी तरीके, जैसे NaCl। NaCl को वाटर के अंदर आपने डिजोल्व किया तो पूरा वो डिजोल्व हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na+Cl- अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलेंगे सिंपल कंपाउंड, है ना। Na+Cl- से Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया, इसको बोलेंगे सिंपल कंपाउंड। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसको बोलते हैं भाई? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम बोलते हैं जैसे ये सामने है FeCN का होल 6, साथ में Cl2। तो बेटा ये जो है ना, इसको अगर पानी के अंदर आप डिजोल्व करेंगे, अगर आप इसको पानी के अंदर डिजोल्व करेंगे तो होगा क्या? ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा बेटा, ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। तो जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, जो ब्रेक डाउन ही नहीं होगा, जो टूट ही नहीं सकता, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है वो तो आप समझ गए होंगे, ठीक है, वो तो आप समझ गए होंगे, बढ़िया। अब इसको समझते हैं आगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपकी दो तीन चीजें होती है। एक होता है सेंट्रल मेटल आयन। क्या होता है बेटा? एक सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर नेगेटिव स्पेसीज। और चारों तरफ कैसे आइडेंटिटीज रहती हैं, कैसे स्पेसीज रहती हैं? नेगेटिव चार्ज वाली। कैसी स्पेसीज रहती है बेटा? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है। जैसे ये बेटा Fe, जैसे ये Fe बेटा क्या है? प्लस। इसके चारों तरफ क्या है? ये इसके चारों तरफ क्या है? Cn- होता है, Cn- होता है, Cn-, 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 Cn-। इसके चारों तरफ रहती है, इसके चारों तरफ रहती है या तो बेटा न्यूट्रल रहेंगे या फिर रहेंगे इसके चारों तरफ वो नेगेटिव स्पेसीज, नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जिसके चारों तरफ या तो सारे नेगेटिव चार्ज रहें या सारे न्यूट्रल रहें, उसको बोलते हैं बीच वाले को सेंट्रल मेटल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल। इजी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सेंट्रल मेटल कंपाउंड है, मान लीजिए M+। इसके चारों तरफ क्या है बेटा? इसके चारों तरफ देखो, ये तो है नेगेटिव, है ना, ये तो नेगेटिव। NH3 क्या है? NH3 आपका न्यूट्रल होता है, NH3 न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल या फिर नेगेटिव चार्ज जिसके चारों तरफ रहेंगे, तो जो चारों तरफ चीजें हैं वो सेंटर में, है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मैं चारों तरफ हो जाए तो मैं तो सेंटर में रहूंगी ना बच्चा। तो ऐसे यहाँ ये भी क्या है? सेंट्रल मेटल एटम, चारों तरफ न्यूट्रल रहेंगी मॉलिक्यूल्स या फिर नेगेटिव चार्ज वाले रहेंगे, ठीक है। को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए बढ़िया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर टर्म है कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंटिटी क्या होता है बेटा? ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर एंटिटी, देखो आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहता है कि FeCN ब्रैकेट में 6, फिर ऐसे ये स्क्वायर ब्रैकेट रहता है। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर ब्रैकेट, है ना। तो स्क्वायर ब्रैकेट को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंटिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ही स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इसी को बोलते हैं भाई कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर एंटिटी। तो ये ब्रैकेट क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर या फिर एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एंटिटी का मतलब होता है हमारी जगह, अपनी जगह। एंटिटी का मतलब होता है एरिया ना। तो ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एरिया होता है, इसके अंदर ये नहीं की। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? जो पानी के अंदर जाकर डिसोल्व नहीं होते हैं, जो पानी के अंदर जाकर ब्रेक डाउन नहीं होते, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका मतलब एंटिटी के अंदर जो भी कंपाउंड रहेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेंगे, वो पानी के अंदर जाकर ब्रेक नहीं होंगे, लेकिन इसके बाहर, इस एंटिटी के बाहर ब्रेक हो सकते हैं, इस एंटिटी के बाहर ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। तो एंटिटी दिखाता है कि इस एंटिटी के अंदर क्या है? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या है इसके अंदर? एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकता है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर ये जो बेटा Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। Fe क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। साथ में पावर होती है जो न्यूट्रल हो या फिर नेगेटिव स्पेसीज जो कि होल 6, होल 3, होल 2, उसको बोलते हैं लिगेंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? जो सेंट्रल मेटल के साथ में ब्रैकेट में रहता है उसको बोलते हैं लिगेंड्स। क्या बोलते हैं?
लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लिगेंड्स बोलते हैं। अब जो बाहर रहता है बेटा हमारा, बाहर वाले को बोलते हैं काउंटर आयन। जो एंटिटी के बाहर रहता है, जो एंटिटी के बाहर रहता है, जो उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर रहता है, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। इजी? यस मैम। आगे समझते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई? देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ लिगेंड, जो भी नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से। क्या बोला मैंने? जो भी नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो बेटा इस एग्जांपल में कहां पर है लिगेंड? बेटा लिगेंड CN6, यही तो है बेटा लिगेंड। यस मैम। इसके अंदर बेटा कितने लिगेंड है? CN कितने हैं इसके अंदर? कितने हैं इसके अंदर लिगेंड बेटा? 6। तो 6 क्या हुआ इसका? 6 इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 इज ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर। 6 is also a coordination number. Yes ma'am. Okay, got it? So Yes, 6 is also a coordination number. आगे समझते हैं भाई, आगे समझते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया कि जो नंबर ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से, उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन किसको बोलते हैं बेटा? यहाँ पर अब एक वर्ड को समझते हैं। एक वर्ड आपको आएगा, एग्जाम में भी आ सकता है, स्पेशियल। क्या वर्ड है बेटा? स्पेशियल। स्पेशल नहीं, स्पेशियल। स्पेशल का मतलब अलग होता है, विशेष होता है, बट यहाँ पर स्पेशियल। स्पेशल का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो द 3D अरेंजमेंट, जो 3D अरेंजमेंट होती है, जो 3D स्पेशियल होता है, उसको बोलते, वो होता है आपका अरेंजमेंट। और द लिगेंड एटम, कि जो लिगेंड एटम का अरेंजमेंट, कि लिगेंड एटम कहाँ पर है भाई? लिगेंड एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा? लिगेंड एटम का अरेंजमेंट कैसे होगा? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉली मतलब बहुत सारे हेड्रोन। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल। नाम सुने आपने? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल। तो वही हेड्रोन, यानी कि जब पॉली मतलब 2 से या 3 से ज्यादा होते हैं, ट्राई से ज्यादा होते हैं। तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, इसके दो काफी फेमस है। टेट्राहेड्रल में तो बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ऑक्टा में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? मोर देन 4, यानी कि ऑक्टा में 8 होंगे। टेट्रा में 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो कितने लिगेंड एटम का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। अगर बेटा इसका लिगेंड का जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है, तो उसको बोलेंगे टेट्राहेड्रल, तो टेट्रा बोलेंगे। 8 है तो ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। आगे समझते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है भैया? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए लिगेंड। नंबर ऑफ डोनर एटम इन ए लिगेंड। लिगेंड्स के अंदर जो एटम डोनेट होते हैं, क्या बोलते हैं? डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। जो लिगेंड के अंदर एटम डोनेट होते हैं, यूनिडेंटेड क्या होता है बेटा? देखो, यूनि का मतलब होता है 1। यूनि का मतलब क्या होता है? 1। जिसकी डेंसिटी 1 होती हो, जिसकी डेंसिटी कैसी होती हो? 1। डेंसिटी, डेंटेट का मतलब होता है डोनेट एटम, डोनर एटम, डोनेट करने वाला एटम। तो जो जिसकी कैपेसिटी 1 है, जो 1 एटम डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट। क्या बोलते हैं भाई? यूनिडेंटेट। जैसे NH3 बेटा, NH3 न्यूट्रॉन होता है इसके पास में बेटा, ये लोन पेयर होता है ना NH3 के पास में, तो बेटा ये डोनेट कर सकता है अपना एक पेयर। OH-1 है बेटा, ये डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकते हैं। -1 वाले जो भी है सब डोनेट कर सकते हैं। तो जो एक डोनेट कर सकता है, इसकी डेंसिटी 1 होती है, उसको बोलते हैं यूनिडेंटेट। अब नेक्स्ट है डाइडेंटेट। बेटा यूनि मतलब एक, डाई मतलब 2। तो जिसकी डेंसिटी 2 होती है, जो 2 एटम डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं डाइडेंटेट। क्या बोलते हैं? डाइडेंटेट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है CH2 के साथ में यहाँ पर NH2 और NH2 है। यहाँ पर NH2 बेटा देखो,
इसका पूरा नाम इसको लिखते हैं EN। पूरा नाम क्या है इसका? Yes, ma'am. इथेन 1,2-डाइअमाइन। 1, नाम 2, क्या रखा है EN के लिए? तो EN को पता होना चाहिए कि EN क्या होता है। yes, ma'am. होता है इथेन 1,2-डाइअमाइन। तो बेटा इसके पास में अभी डोनेट कर सकता है। कैसे बेटा? यहाँ से भी डोनेट कर सकता है ना? ये इस वाले Yes, NH2 ma'am. के साथ से भी डोनेट कर सकता है, इस वाले NH2 के साथ में भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी कर Yes, सकता है, ma'am. भी कर सकता है। तो जिसकी डेंटिसिटी 2 होती हो उसको बोलते हैं डाइडेंटेट, है ना? Diantate. जैसे यहाँ पर बेटा यहाँ पर यहाँ से भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है ना, तो 2 डेंटिसिटी होगी इसकी। सो इसका नाम क्या है? ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट Glycinate ion. तो भाई डेंटिसिटी इसकी 2 होती है, उसको बोलते हैं डाइडेंटेट। यहाँ पर सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं। EN क्या होता है आपका? इथेन 1,2-डाइअमाइन। इथेन 1,2-डाइअमाइन। Diamine. तो डेंटेट आपने समझ लिया। अब आपको समझना है पॉलीडेंटेट। क्या समझना है भाई? पॉलीडेंटेट। Polydentate. पॉली मतलब बहुत सारे, डेंटेट मतलब कितनी कैपेसिटी है उसको डोनेट करने की। Yes, ma'am. तो जैसे एक एग्जांपल है एडिटा। क्या एग्जांपल है भाई? एडिटा। Editor. एडिटा एडिटा को हेक्सा भी बोलते हैं। बेटा इसका पूरा नाम है E4 इथाइलाइन, D4 डाइएमाइन, T4 टेट्रा, A4 एसीटेट। क्या नाम है? Yes, ma'am. एथिलाइन डाइएमाइन। Diamine. Tetraacetate. बिल्कुल, टेट्रा एसीटेट। एथिलाइन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, है ना? ठीक है। Yes, ma'am. इथेलीन और डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट। तो बेटा ये कितने जनरेट कर सकता है? कितनी कैपेसिटी होती है इसकी? हेक्सा यानी कि 6। Hexa. 6. कितनी होती है? 6। ये 6 Yes, एटम ma'am. डोनेट कर सकता है। इसकी कैपेसिटी है 6 एटम को डोनेट करने की। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्टा एग्जाम में आ सकता है, एल्टा आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते Yes, हैं। ma'am. आगे है बेटा एम्बीडेंटेट लिगेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट, एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या होता है बेटा ये एम्बीडेंटेट लिगेंड? एम्बीडेंटेट लिगेंड हम उसको बोलते हैं, एम्बीडेंटेट इंपॉर्टेंट टर्म है। Yes, ma'am. मोनोडेंटेट लिगेंड ये कैसे होते हैं बेटा? मोनोडेंटेट लिगेंड Monodentate ligand. होता है, यानी कि यूनिक को बोल देते। हमने मोनो अलग से क्यों अलग से कर लिया? तो इसलिए हमने ऐसा अलग से कर लिया। मोनोडेंटेट का मतलब होता है 1, यूनिक का मतलब भी 1 होता है, लेकिन एम्बीडेंटेट का मतलब होता है जो एक डोनेट करे लेकिन उनके पास फैसिलिटीज ऐसी हो कि वो इधर से भी कर सकते हैं एक डोनेट, या फिर चाहे तो वो इधर से कर दे, वो दोनों तरफ से कर Yes, सकते हैं, ma'am. लेकिन करेंगे एक। तो मोनोडेंटेट लिगेंड विच कैन कोऑर्डिनेट थ्रो, जिनका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? मोर देन 1 साइड, एक साइड से ज्यादा। इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं, है ना? इधर Yes, से ma'am. करेंगे तो इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे तो इधर से नहीं करेंगे, करेंगे एक तरफ से। इसको इसे नाम यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे मोनोडेंटेट लिगेंड जो दोनों तरफ से कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं, लेकिन करेंगे सिर्फ एक साइड से। ठीक है, जैसे एग्जांपल Yes, है ma'am. NO2-1। बेटा ये ऑक्सीजन भी कर सकता है, अगर ये कर देगा तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, नाइट्रोजन कर देगा तो ऑक्सीजन नहीं करेगा, कोई भी एक, है ना? Cl में Yes, ma'am. N भी कर सकता है, C भी कर सकता है ना? N भी कर सकता है Yes, बेटा, ma'am. C भी कर सकता है, HCl में से Cn भी कर सकता है, S भी कर सकता है। लेकिन अगर Yes, Cn ma'am. करेगा तो S नहीं करेगा, S करेगा तो Cn नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट। इसको बोलते हैं Ambidentate. एम्बीडेंटेट। ठीक है भाई, चलिए एम्बीडेंटेट आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। Yes, ma'am. आगे है बेटा आपका टर्म किलेशन। क्या टर्म है? किलेशन। Relation. किलेशन किलेशन आपका होता है डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड, जो डाई जो मतलब जिसकी डेंसिटी 2 होती हो, या फिर पॉलीडेंटेट जो 2 से ज्यादा भी Yes, ma'am. डोनेट एटम कर सकते हो, वो अटैच्ड अगर हो सेंट्रल मेटल एटम से। किससे अटैच्ड हो? सेंट्रल Central metal atom. से अटैच्ड हो। अगर डाई या फिर पॉलीडेंटेट सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड हो बाय 2 और मोर डोनर एटम, जो 2 या 2 से ज्यादा एटम रखते हैं। देखो 2 मतलब पॉली, डाई का मतलब क्या Yes, होता है? ma'am. 2 का मतलब क्या होता है? डाई, और पॉली का मतलब Yes, मोर देन ma'am. 2। पॉली का मतलब मोर देन 2 More एटम। than 2. कॉम्प्लेक्स स्टेबल, तो क्या बन जाते हैं बेटा? कॉम्प्लेक्स स्टेबल बन जाते हैं। इसको हम बोलते हैं Yes, ma'am. कोरिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? किलेशन बोलते हैं। Relation. जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं बेटा, ये Fe है, ठीक है? Fe Yes, के ma'am. कितने हो बेटा? डाई हो, क्या हो? डाई 2 हो, 2 देने वाले हो, No. या साथ में पॉली 2 से ज्यादा हो, तो वो Zyada. कैसा होगा आपका? कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा। वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा Complex आपका? stable. Complex stable. कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा, और उसी को बोलेंगे किलेशन, उसी को बोलेंगे किलेशन। जैसे Relation. एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ये सेंट्रल मेटल है,
जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाएं, कौन, डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। डाइडेंटेट बेटा, डाई मतलब जो दो डोनेट कर सकते हैं, तो बेटा एक NH2 हो गया, है ना, NH2, एक दूसरा भी NH2CH2 हो गया। तो क्या है बेटा, ये मोर स्टेबल है, ये क्या है, किलेशन है। किलेशन मतलब जहां पर डाइडेंटेट हो और पॉलीडेंटेट हो उसको बोलते हैं किलेशन, ठीक है, ओके। यस मैम। चलिए आगे क्वेश्चन है कि विच इज मोर स्टेबल। आप एग्जाम में आ सकते हैं कि स्टेबल कौन सा है, तो कैसे पहचानोगे, विच इज मोर स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी को बोलेंगे भाई मोर स्टेबल। यहाँ पर है कोबाल्ट Cl का 6 और यहाँ पर है कोबाल्ट En का 3+3। बच्चा En क्या होता है आपका, En तो खुद ही En के पास में ज्यादा होते हैं। En क्या होता है, En अभी समझा है ना आपने। यस मैम। En के पास में क्या होते हैं बेटा, डाइडेंटेट और ऊपर से +3 के ऊपर डाइएमाइन और En के पास में +3 है, तो साथ ज्यादा स्टेबल यही वाला होगा। आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यस मैम। Cl के पास में क्या होता है, Cl के पास में तो एक ही होता है ना बेटा, Cl एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सो राइट आंसर इज। चलिए आगे समझते हैं राइट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम में कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे करते हैं, तो वो तो हमने पहचान सीख लिया है कि जितने भी लिगैंड होंगे उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जितने भी लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। En के साथ में कितने होते हैं, En 2 पर होता है बेटा, En 2 पर होता है। यस मैम। ध्यान रखना एग्जाम में भी En 2 पर होता है बेटा। 2 तो En तो होता ही 2 है, तो 2 × 3 करेगा तो हो जाएगा बेटा लिगैंड, 6 लिगैंड हो गए, तो 6 लिगैंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। 6 लिगैंड है तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब Br2 En2 बेटा देखो दो तो Br है, ध्यान से दो तो Br, En 2 होते हैं, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर C2O4 ये कितना है, इसका होल 3, ये 3 है इसका। यस मैम। ये कितना होता है C2O4 खुद कितना होता है 2, C2O4 कितना होता है 2, 2 × 3 करेगा तो कितना हो जाएगा ये 6। चलिए बढ़िया, क्योंकि C2O4 का मतलब क्या होता है, C2O4 का मतलब होता है COO- एंड COO-, है ना, ऑक्सालेट होता है ना, ये ऑक्सालेट होता है। तो बेटा एक CO और एक CO ये खुद ही 2 हो गया, ये खुद ही 2 है ना, देख रहे हैं ना बेटा, 2 C है ना, CO एक बार, CO दूसरे टाइप 2 हैं, 2 पहले ही सही है, 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछे लिगेंड या आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर, आंसर आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। आगे इस चैप्टर के लिए आईपीएससी बेटा एकदम 100% श्योर है कि आपको एक नंबर का तो आईपीएससी यहाँ से आएगा, एक नंबर का आपको कहां से आता है, एक नंबर का आपको आता है ऑर्गेनिक से। तो एक ऑर्गेनिक की आईपीएससी आती है, एक आपको ऑर्गेनिक की आती है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आना ही आना है। आईपीएससी में भैया आईपीएससी को देख लेते हैं। आईपीएससी याद करनी है बेटा, ये टेबल जहां पर Cl- रहेगा तो क्या यूज करोगे, क्लोरिडो। क्या यूज करोगे, क्लोरिडो। क्या यूज करोगे, क्लोरिडो। क्लोरिडो। Cn- को क्या यूज करोगे, साइनो। किसके लिए यूज करेंगे, लिगैंड के लिए। किसके लिए यूज करेंगे बेटा, लिगैंड्स के लिए, ठीक है, लिगैंड्स के लिए। तो क्लोरिडो Cl के लिए, Cn के लिए, साइनो NH3 के लिए, अमाइन NO2 के लिए, नाइट्रोटो एन ONO के लिए, नाइट्रोटो O यूज करेंगे, H2O के लिए एक्वा यूज करेंगे, ये U है, एक्वा यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपका En आएगा, अगर आपका क्या आएगा En, तो En क्या होता है आपका, इथेन 1,2 डाइएमाइन, है ना, इथेन 1,2 डाइएमाइन। तो बेटा En हम क्या यूज करते हैं, 2 के लिए डाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज करते हैं, ऐसा यूज करते हैं ना बेटा। लेकिन अगर आपको En देखने को मिले, अगर आपको En देखने को मिले, तो वहां पर आपको 2 के लिए यूज करना है 20। क्या यूज करना है, डाई की जगह 20, और ट्राई क्या यूज करना है 30। क्या यूज करना है, ठीक है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये क्लोरिडो साइनो अमाइन याद कर लेना। और CH3NH2 है अगर, तो क्या यूज करेंगे, मिथाइल अमाइन। क्या यूज करेंगे,
मिथाइलामाइन। डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, वो तो आपको गिनती रटी हुई है। 6 के लिए हेक्सा, ये हम यूज करते हैं। यस मैम। मेटल आपका बेटा क्या होता है? मेटल आपका नेगेटिव। अगर मेटल पॉजिटिव है तो बिल्कुल जो मेटल है वही रहेगा। जैसे Fe है ना, Fe को क्या लिखते हैं? यस मैम। आयरन ही लिखते हैं, तो हम आयरन ही लिखेंगे। अगर मेटल आपका यस मैम। मेटल आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव। मेटल नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव के लिए क्या फेरेट। यूज करेंगे? नेगेटिव के लिए लास्ट में यूज करते हैं 8। क्या यूज करते हैं? 8 8। 8 तो Fe के लिए फेरेट, पीडी फेरेट। के लिए पेडेट, Ag के लिए अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। Au के लिए ओरेट, Au के लिए ऑरेट। ओरेट। हम ऑरेट। क्लास में क्या यूज कर सकते हैं? ATE। अगर नेगेटिव है तो क्या यूज करेंगे? ATE। ATE। इजी? आईपीएससी इज क्लियर? यस मैम। आईपीएससी की ट्रिक क्या कहती है भाई? आईपीएससी की ट्रिक कहती है साइड एलएम साइड। क्या ट्रिक कहती है? साइड एलएम साइड। साइड। मतलब जो यहाँ साइड में लिखा हुआ उसको एज इट इज लिख देंगे, जो यहाँ साइड में लिखा हुआ उसको भी एज इट इज लिख देंगे। एल का मतलब यस मैम। पहले लिखेंगे, एल का मतलब लिगेंड पहले लिखेंगे, मेटल बाद में लिखेंगे। लिगेंड पहले यस लिखेंगे, मैम। मेटल बाद में लिखेंगे। बाद ठीक है? में लिखेंगे। जैसे एग्जांपल है CONH3 का होल 5, Cl ऊपर +2 Cl2। देखो +2 है नहीं, यहाँ पर हमने लगाया। बेटा Cl कैसा होता है? हमारा माइनस होता है। Cl पर क्या होता है हमारा? यस मैम। माइनस होता है। बेटा यहाँ पर यस 2 मैम। है, यहाँ पर 2 है, तो बेटा यहाँ पर 2 है, तो बेटा बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर भी 2 ही होगा। ये माइनस यस मैम। यहाँ पर प्लस का 2 ही होगा। यस मैम। ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमने ऐसे मान लिया भाई कि ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर +2 होगा। ठीक है? ओके मैम। निकाला है हमने। और बेटा यस साथ मैम। में ऑक्सीडेशन नंबर जो आपको इजी इजी आने चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बेटा हम सेंट्रल मेटल का। किसका निकालते हैं? सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल सेंट्रल का। जैसे मेटल। हमने कोबाल्ट का निकालेंगे तो X, NH3 का न्यूट्रल होता है 0, Cl का बेटा -1 होता है तो -1 इजिकल टू माइनस 1। जो एंटिटी के ऊपर है बेटा उसको लगता है इजिकल टू में, जो एंटिटी के यस ऊपर है मैम। उसको लिखते हैं इजिकल टू में। अगर एंटिटी के ऊपर कुछ इक्वल टू। नहीं है तो लिखेंगे 0, अगर एंटिटी के ऊपर कुछ नहीं है तो लिखेंगे 0। ठीक है? यस मैम। +0 - 1 इजिकल टू भाई X का आ गया +3, ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया। ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ गया। तो नाम यस क्या हो मैम। गया बेटा इसका? देखो साइड वाला साइड में लिखते हैं, साइड में यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इस यहाँ पर साइड यस में मैम। कुछ है ही नहीं बेटा, है ना? तो छोड़ देंगे। फिर क्या लिखते हैं हम? यस मैम। लिगेंड। फिर क्या लिखते हैं हम? लिगेंड का नाम लिगेंड। लिखते हैं। तो लिगेंड बेटा क्या है इसमें? बताओ मुझे, लिगेंड क्या है इसमें? बेटा लिगेंड ये है ना NH3 NH3। NH3। एंड Cl ऑल्सो, है ना? ये तो सेंट्रल यस मेटल मैम। होगा, कोबाल्ट तो लिगेंड NH3 Cl है। तो लिगेंड NH3 NH3Cl। Cl है। बेटा NH3 को क्या क्या बोलते हैं? NH3 को बोलते हैं, पेंटामाइन। क्या बोलते हैं? अमाइन। फिर क्लोरिडो। 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंटा अमाइन। ये 5 है तो क्या लिखेंगे? पेंटा। पेंटामाइन। Cl को क्या लिखते हैं हम? Cl को लिखते हैं, क्लोरिडो। Cl को क्या लिखते हैं? क्लोरिडो। तो क्लोरिडो। Cl को क्या लिखा हमने? क्लोरिडो। क्लोरिडो। फिर हम क्या लिखते हैं बेटा? मेटल। मेटल क्या है हमारा? कोबाल्ट। कोबाल्ट के साइड कोबाल्ट। में ऑक्सीडेशन, कोबाल्ट थर्ड, तो साइड वाला साइड में थर्ड। क्लोराइड, मतलब क्लोराइड, यस ऐसे मैम। ऐसे ही लिखा जाएगा। केवल हमको यस लिगेंड मैम। बदलने हैं, बाकी सारा हमारा ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है? यस मैम। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अगर जैसे आपके पास है यहाँ पर 2 लिगेंड्स है, यहाँ पर आपके पास में 2 लिगेंड्स है ना। देखो, एक तो यस लिगेंड मैम। आपके पास में Cl, एक है NH3। तो बात ये है कि पहले कौन सा लिगेंड लिखें, NH3 को लिखें या Cl को लिखें? तो क्या यस याद मैम। रखना है वहां पर आपको याद रखनी है ABCD, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। यस मैम। डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा को छोड़ दीजिए, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा को छोड़ दीजिए, बाकी उसके अलावा यस जैसे मैम। बेटा NH3 में क्या आता है? अमाइन। Cl क्या होता है? क्लोरिडो। बेटा अमाइन में ए क्लोरिडो। आता है ना स्टार्टिंग में, AMM यस मैम। स्पेलिंग में, तो अमाइन मतलब पहले आता है ना। यस मैम। और क्लोरीन या क्लोराइड या क्लोराइडो आपका C बाद में आता है, तो बेटा प्रायोरिटी किसको दोगे आप? A को प्रायोरिटी दोगे। ठीक है? इको। तो यहाँ पर क्या जाता है, इसलिए अमाइन पहले लिखोगे, तो पेंटा अमाइन, क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट थर्ड, और उसके बाद में क्लोराइड। ठीक है? यस इजी? मैम। यस मैम। चलिए, बढ़िया। आगे बेटा यहाँ पर एग्जांपल हैं और, जैसे CONO2 का होल 3, NH3 का होल 3। अब यहाँ पर बेटा, यहाँ पर इसके साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कुछ नहीं है तो मतलब इसके जो एंटिटी पर जो ऑक्सीडेशन है वो 0 यस रहेगा, मैम। यस ऑक्सीडेशन मैम। रहेगा। तो कोबाल्ट का निकालोगे तो कोबाल्ट का यहाँ पर इक्वल 0 का +3 आ गया।
नाम रख लो बेटा। Plus 3. NO2 को बोलते हैं, NO2 को क्या बोलते हैं? NO2 को बोलते हैं नाइट्रोटो N। अभी Nitro. चार्ट में दिखाया है ना, वो चार्ट याद कर लेना। Yes, ma'am. नाइट्रोटो N, तो 3 है ना ट्राई नाइट्रोटो N, और NH3 बेटा क्या होता है? अमाइन, ट्राई अमाइन ट्राई नाइट्रोटो N, दैट इसका आंसर हो गया। इजी, ये सारे आपके ऐसे Yes, हैं। ma'am. अगर आपको कुछ नेगेटिव मिले, अगर आपको नेगेटिव मेटल आइटम, नेगेटिव एंटिटी मिलती है, तो नेगेटिव एंटिटी अगर होती है तो वहां पर क्या यूज करते हैं? मैंने क्या बताया आपको? AT लगा देते, जैसे फेरेट, रेट, पेडेट। Yes, ma'am. 18. तो अब यहाँ पर बेटा Fe की जगह आप आयरन नहीं लिखोगे, Fe की जगह क्या लिखोगे? Fe की जगह लिखोगे फेरेट। क्या लिखोगे Fe Ferret. की जगह? Ferret. ठीक है, Yes, इजी। ma'am. लिखोगे Fe की Yes, जगह ma'am. फेरेट। Ferret. ये ध्यान रखना है ना, नेगेटिव आए तो वहां पर फेरेट, पेडेट, Yes, ओरेट ma'am. ऐसे का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे तो सब इसके एग्जांपल हैं, आप सब इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी इजी इजी है, ठीक है। Yes, ma'am. एनसीईआरटी से आपको प्रैक्टिस कर लेना है, काफी इजी है। चलो आगे हम टॉपिक पर आते हैं नेक्स्ट, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म Isomerism. क्या होता है भैया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म, आपके दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है आपका ज्योमेट्री, ठीक है। स्ट्रक्चरल को Yes, समझते हैं। ma'am. आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपका होता है, एक होता है आपका आयोनाइजेशन। कौन सा बेटा? आयोनाइजेशन। Ionization. कौन सा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। Isomerism. आयोनाइजेशन बहुत ही सिंपल सिंपल है, बिल्कुल नाम के अकॉर्डिंग चलेंगे। जहां पर आयंस चेंज हो जाए आपस में, क्या चेंज हो जाए? आयंस चेंज हो जाए, क्या Ions चेंज change हो जाए. आयंस चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो बेटा कोबाल्ट, ठीक है, वहां पर भी कोबाल्ट, ये बेटा SO4 बाहर था, एंटिटी के बाहर था ना SO4, लेकिन आयंस Yes, चेंज ma'am. क्या होगा? ये जो Br है ये बाहर चला जाए, SO4 अंदर आ जाए, आयंस का आपस में एक्सचेंज हो जाए, Br बाहर चला गया, SO4 अंदर आ गया, तो कौन सा वाला आइसोमेरिज्म हुआ? ये आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। Ionization और isomerism. बहुत ही इजी है भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। सोलवेट या फिर हाइड्रेट, बेटा हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर, हाइड्रा का मतलब क्या होता है? वाटर। तो जहाँ Water. वाटर के साथ में कुछ छेड़खानी हुई है उसको बोलेंगे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। Hydrate. जैसे यहाँ पर H2O का होल 6 है, यहाँ पर बाहर Cl3 है, लेकिन अगर H2O का होल कम कर दे, हमने H2O को 5 कर दिया और एक H2O को इस Yes, ma'am. एंटिटी ले गए, एक H2O को इस एंटिटी के बाहर ले गए, है ना, H2O अपन बाहर निकाल दिए, यहाँ पर 5 हो गई, तो कौन सा होगा? हाइड्रेट Yes, ma'am. आइसोमेरिज्म। यानी कि जब हाइड्रोजन के साथ में आपको कुछ अलग लगे तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा आपका? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। Hydrate isomerism. चलिए ठीक है भाई। नेक्स्ट है बेटा आपके आपके सामने लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म भाई? लिंकेज आइसोमेरिज्म। Linkage. लिंकेज क्या होता है भैया? लिंकेज भी बहुत ही सिंपल सा है। लिंकेज का मतलब उसका उसका लिंक, लिंक से चीजें जुड़ी हुई हो, जैसे ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, NH3 यहाँ पर होल 5 है, यहाँ पर NO2 है, बेटा यहाँ पर Yes, ma'am. ऊपर +2 था, है ना, ऊपर क्या था? +2 था। Plus ये 2. NH3 के होल 5 की जगह हमने क्या रख दिया? यहाँ पर NH3 को ऐसे ही रख दिया, NO2 को हमने Yes, क्या रख ma'am. दिया? ONO, उनका लिंक लिंक अलग कर दिया। क्या कर दिया? NO2 का लिंकेज अलग अलग कर दिया। Color कर जैसे दिया. बेटा NO2 और ONO पता है आपको, तो अंतर होता है, एक होता है नाइट्रोटो N, Yes, एक ma'am. होता है नाइट्रोटो O होता है आपका, है ना। तो Yes, ma'am. बात एक ही, ये भी NO2 है, ये भी NO2 है, लेकिन इसका लिंक अलग कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट होता है बेटा Linkage आपका isomerism. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा भैया? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। Coordination. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कैसे होते हैं बेटा? जहां पर पूरे का पूरे कोऑर्डिनेशन में चेंज हो, जैसे यहाँ पर कोबाल्ट था, यहाँ पर Cr था साथ में, है ना, कोबाल्ट और Cr, कोबाल्ट के साथ में था En का होल 3, क्रोमियम के साथ में था Cn का होल 6, तो बेटा Yes, क्रोमियम के ma'am. साथ में तो En का 3 आ जाए, है ना, और कोबाल्ट के Yes, साथ ma'am. में क्या आ जाए? Cn का होल 6। आपस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिगेंड्स ही बदल जाएं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिगेंड ही बदल जाएं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है भाई। देखो ये En Yes, यहाँ ma'am. पर चला गया, ये CH6 यहाँ था, यहाँ पर आ गया, पहचान लोगे आप भाई, पहचान लोगे, ठीक है। Yes, ma'am. स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जिसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। Yes, ma'am. दो टाइप को देखने को मिलेंगे इसमें, बेटा पहला पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल स्टेरियो में, तो ज्योमेट्रिकल में क्या पढ़ रहे हैं हमको?
ज्योमेट्रिकल में हमको पढ़ना है सिस और ट्रांस। क्या पढ़ रहे हैं? सिस और ट्रांस। और ट्रांस। सिस बेटा प्लेटिनम है साथ में, यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3, एक Cl यस मैम। बेटा। जब हमारे जो लिगेंड साथ में अटैच्ड हैं वो बेटा ऐसे अटैच्ड है, एज ए वी। कैसे अटैच्ड है? ऐसे वी की तरह अटैच्ड हो, की तरह अटैच्ड हो, है ना, ऐसे वी की तरह विक्ट्री सिंबल में अटैच्ड। उसको क्या बोलेंगे? सिस। उसको क्या बोलेंगे? सिस, है ना। सिस तो वैसे भी यूज करते हैं ना, एज ए सिस्टर भी। आप हैं सेल्फी लेवल, इजी यस मैम। यस मैम। करते हैं ना विक्ट्री सिंबल का। सो NH3 देखो ये बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में आ रहा है, ये सेम एज ए सेल्फी पोजीशन में आ रहा है, सिस पोजीशन में। यस मैम। क्या हुआ? सिस। ये भी क्या हुआ? सिस। जहां पर अरेंजमेंट, जिनके स्पेशल इनका अरेंजमेंट ऐसी हो कि ये ऐसे एज ए सेल्फी लेते हुए नजर आए, इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रांस में क्या होता है? ट्रांस में मतलब एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे, जैसे कि प्लेटिनम में एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन। NH3 एक स्ट्रेट लाइन में, तो क्या ट्रांस बिल्कुल सेम। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर भी एक प्लेटिनम NH3 दो Cl दो, NH3 दो Cl दो। आइसोमेरिज्म बेटा ऐसा, आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं? सेम स्ट्रक्चर, सॉरी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो डिफरेंट, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो सिस और ट्रांस पहचान लोगे, सिस और ट्रांस पहचान लोगे। अगर बनाने के लिए भी आएगा तो बना भी दोगे, बनाने के लिए भी आएगा तो बना भी दोगे, इजी, बढ़िया। जैसे हम यहाँ पर बात करें, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो बेटा ये सिस है, वो ट्रांस है। कैसे है बढ़िया सिस? ये ऐसे है कि देखो यहाँ पर बेटा ये वी फॉर्म में है ना, ये वी फॉर्म में, ये वी फॉर्म में, ये NH3 भी वी फॉर्म में, ये वाला NH3 भी वी फॉर्म में है ना, ये भी ऐसे फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। सो ये सिस और ये ट्रांस। देखो ये Cl स्ट्रेट लाइन में, ये NH3 स्ट्रेट लाइन में, ये NH3 स्ट्रेट लाइन में, ट्रांस, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आपका नाम है आगे फेशियल और मैरीडोनल। क्या क्या नाम है? फेशियल और मैरीडोनल। फेशियल और मैरीडोनल क्या होता है? फेशियल क्या होता है? फेशियल को भी समझते हैं फटाफट से। एक होता है मैरीडोनल, एक होता है फेशियल। फेशियल में सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जो चीजें हमारी अरेंज हैं वो इस तरीके से अरेंज है कि NH3 आपके सारे एक तरफ, NH3 आपके सारे एक तरफ, जैसे कि NH3 ये पूरा इधर वाला सारा डिपार्टमेंट कैसा हो गया? NH3 वाला हो गया, है ना। इधर आपका सारा डिपार्टमेंट कैसा हो गया? NH2 वाला हो गया। फेशियल का मतलब देखो, समझो, नाम के अकॉर्डिंग समझो। फेशियल मतलब फेस हमारा जिधर से, अगर हमारी नाक जो नोज है ये एज ए सिमेट्री देखें तो सेंटर में आती है ना फेस के। तो इस नोज के बेटा इस तरफ भी एक आके एक कान मिलेगा, इसके भी इधर एक आके कान मिलेगा। तो बिल्कुल सेम एक सिमेट्री में सेंटर में, जैसा अगर हम उसको फेशियल सिमेट्री बनाए तो वो हाफ डिवाइड हो जाएगा। इधर भी NH3 का एंटिटी है NH3, इधर NO2 की एंटिटी, इधर NO2, ठीक है। यस मैम। चलिए बढ़िया। फेशियल के बाद में मैरीडोनल बेटा इसके जस्ट अपोजिट, कुछ अरेंज चारों तरफ ही ऐसे रहेगा। सेंट्रल मेटल के लिगेंड चारों तरफ अटैच तो ऐसे ही रहेंगे लेकिन अलग तरीके से। जैसे बेटा ये NH3 है लेकिन NH3 अब यहाँ पर भी आ गया। बेटा ये NH2 लेकिन सामने NH2 है, NO2 यहाँ भी आ गया, तो क्या बोलेंगे इसको? मैरीडोनल। क्या बोलेंगे? मैरीडोनल। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। किसको देखते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ भी नया नहीं है इसमें, जो टॉपिक 11th में था वो सेम ही टॉपिक है, जो टॉपिक 11th में था वो सेम ही टॉपिक है। क्या 11th वाला याद कर लेते हैं। ऑप्टिकल का मतलब होता है मिरर इमेज। क्या होता है? मिरर इमेज। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब हम मिरर इमेज देखते हैं अपनी भी या किसी भी चीज की, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड अगर हम रेज करेंगे तो मिरर में क्या दिखाई देता है हमको? अपना राइट हैंड। मिरर इमेज हमारी अपोजिट होती है ना, लेफ्ट रेज करेंगे तो वहां पर राइट दिखाई देगा। अगर हमने अपना ये वाला हैंड रेज किया तो वहां पर कौन सा वाला हैंड आपको दिखाई देगा? तो वहां पर आपको हैंड दिखाई देगा। आपने ये वाला किया, आपको दिखेगा आपने ये वाला हैंड रेज। मिरर इमेज को और अपने वाले हैंड को, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन आपने ये वाला हैंड रेज किया, आपको ये वाला हैंड दिखाई दिया, और जब आप इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर फिट करेंगे तो ये फिट नहीं होंगे, है ना बेटा। ये इस फिंगर की जगह आ गया है ना,
इस लिटिल फिंगर की, तो अच्छा। यहाँ पर ये वाला थंब आ गया, तो ये एक दूसरे पर फिट नहीं होते हैं, ये एक दूसरे पर क्या यस मैम। होते हैं, एक दूसरे पर फिट नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको? ऑप्टिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पर की बात करते हैं बेटा, ये कोबाल्ट En होल 3 प्लस का 3 दिया हुआ है बेटा, ये कोबाल्ट, यहाँ पर En, यहाँ पर En, यहाँ पर En हमने अटैच किया, बीच में रख दिया हमने, यस मैम। बीच में क्या रख दिया हमने? मिरर। मिरर। बेटा ये कोबाल्ट, ये जो En है ये मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी दूर ही यस मैम। होगा मिरर से, जो चीज मिरर से यस दूर मैम। है वो दूर दिखाई देती है ना, और जो चीज मिरर में पास में है वो चीज मिरर में पास में दिखाई देती है। तो यस ये मैम। En दूर है मिरर से, यहाँ पर मिरर है मिरर से दूर है, तो यहाँ पर भी दूर ही दिखाई देगा, यहाँ पर भी दूर ही यस दिखाई मैम। देगा। यहाँ पर बेटा ये En अगर लेफ्ट में है तो ऊपर है, तो ये नीचे दिखाई देगा, ये वाला ये नीचे है तो ये ऊपर दिखाई देगा, मिरर में ऐसे ही दिखाई देगा ना बेटा, अपोजिट इमेज बनती है। तो होगा क्या यस बेटा? मैम। होगा ये, अगर आप इसको एक दूसरे के ऊपर फिट करेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये फिट नहीं होंगे, ठीक है? नहीं होगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई यस बात? मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, कुछ सामने एग्जाम्पल है, इनको आप देख सकते हैं। ओके मैम। आपकी इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए हुए थे, मैंने क्वेश्चंस लिए हुए, जब हमने क्लास करी थी तो हमने प्रैक्टिस करे थे, तो आपने प्रैक्टिस पहले यस ही मैम। कर ली होगी। हमने देखा था ना बेटा कि इसका मिरर इमेज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाओ, तो आपको यस मैम। यस मैम। बनाना आना चाहिए, ठीक है भाई? यस मैम। चलिए बढ़िया, ये प्रैक्टिस के लिए कि बेटा सिस बनाओ ट्रांस बनाओ, तो सिस और ट्रांस आप बना लेते हैं, कोई यस मैम। आप मुझे ना ये पीडीएफ भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, ये पीडीएफ वैसे आपके पास है, मैंने जब क्लास करी थी ना तो मैंने आपको सेंड पहले से कर दिया, बट मैं फिर भी क्लास यस मैम, बट ये शॉर्ट नोट्स है ना? मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। बेटा उसके बाद इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, और चैप्टर का नाम है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है भाई? वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड। क्या होता है बेटा वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? अकॉर्डिंग टू यस मैम। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मेटल कंजिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। मेटल दो टाइप की वैलेंसीज मेटल में होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। क्या सेकेंडरी। कहते हैं वर्नर सर भाई? ये इसके अंदर कई सारी थ्योरी आपको मिलेगी, बट अभी हम वर्नर थ्योरी यस के मैम। बारे में बात करते हैं। वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्नर जी ने ये बोला, बताया हमको, उन्होंने हमसे कहा कि जो मेटल एटम होता है ना, वो दो यस मैम। टाइप के वैलेंसीज को कंजिस्ट करता है, दो टाइप की वैलेंसीज उसके साथ में होती है, एक प्राइमरी यस मैम। होती है सेकेंडरी, है ना? सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, चलिए समझते हैं। प्राइमरी यस मैम। वैलेंसी हमारी इक्वल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन स्टेट। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है? सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है, होती है लिगेंड्स के लिगेंड से। लिगेंड्स के द्वारा, सेटिस्फाइड बाय लिगेंड, सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, ठीक है? लिगेंड्स। आगे प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? लिगेंड से सेटिस्फाई होती है, ठीक है? सेटिस्फाई होती है। कैलकुलेट नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस। अगर आपको कैलकुलेट करने हो कि कितने आयंस प्रोड्यूस हुए तो कैसे करो? क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि बताओ भी यस कितने मैम। आयंस प्रोड्यूस हुए। तो ये कोबाल्ट NH3 का होल 5 Cl+2 Cl2 एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो बेटा इसके अंदर कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, कितने आयंस प्रोड्यूस हुए, तो देखते हैं बेटा। बेटा यहाँ पर Cl2 है, तो बेटा यहाँ पर +2 होगा, दिया हुआ नहीं था, +2 हमने लिखा यस है। मैम। Cl2 है, यहाँ पर माइनस का होता है क्लोरीन, तो यहाँ पर +2 होगा, ठीक है? बेटा ये यस मैम। Cl2 है, ये कैसा है बेटा? आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब क्या होता है कि आयंस जो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। बेटा ये तो ब्रेक डाउन होगा नहीं, ये एंटिटी यस मैम। के अंदर जाएगा तो ब्रेक डाउन नहीं होगा ना, पानी के अंदर जाएगा यस तो मैम। नहीं होगा। ये तो एकदम से कॉम्प्लेक्स है, ये तो हम स्टार्टिंग में हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि कॉम्प्लेक्स यस मैम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि वाटर में जाकर वो डिसोल्व नहीं होते, वो ब्रेक डाउन नहीं होते, ठीक है? यस मैम, नहीं होती। आयंस कितने हुए यहाँ पर? आयंस कितने हुए बेटा? ये क्लोरीन के दो, क्लोरीन के 2 हुए, यस मैम। 2 लिखा हुआ, Cl1 होता तो Cl यस मैम। तो 2 तो बेटा इसके हुए, एक आयन तो ये हुआ पूरा, और एक आयन पूरा बेटा ये हुआ, ये तो पूरा एक आयन है, ये तो बेटा पूरा एक आयन है यस मैम। ना, पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी तो एक आयन है, तो एक तो बेटा ये हो गया, एक तो ये हो गया, और एक पूरा ये हो गया, तो एक और एक ये हो गया, और 2 इसके पास है ना Cl यस मैम। के 2, तो बेटा 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर 3 यस आयंस मैम। प्रोड्यूस हुए, यहाँ पर कितने आयंस प्रोड्यूस हुए? 3 आयंस 3। प्रोड्यूस। समझ में आ गया? यस मैम। इसकी बात देख ले बेटा, Cl3 है,
Cl3 मतलब 3 Cl होंगे इसके पास में, 3 Cl, इसके पास में 3 Cl होंगे, 3 Cl, 3 Cl होंगे बेटा। 3 तो इसके पास में आयन है बेटा, एक आयन इस एंटिटी के पास में भी तो है, एक आयन इस एंटिटी के पास में भी तो है, तो 3 and 1 कितने हो गए, 4, 3 and 1 कितने हो गए, 4, ठीक है। तो उसके पास में 4 आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आयन प्रोड्यूस कैसे होते हैं निकाल लोगे, आयन प्रोड्यूस कैसे होते हैं निकाल लोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही बढ़िया। अब आपके सामने अगर दिया हुआ है कि CrCl3 इंटू 6H2O प्लस AgNO3, इससे आपको मिलता है 2AgCl, तो इससे आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना है, तो कैसे बनाओगे, हाउ टू मेक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना है, क्या समझना है कि CrCl3 और 6H2O में जब AgNO3 आपका मिला तो AgCl निकला, क्या निकला बेटा इससे, AgCl निकला। अब AgCl निकला है, इसका मतलब Ag, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, हालांकि हम बहुत ध्यान से पहले भी समझ चुके हैं इसको, बट फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि Ag, ये Ag है, Ag एक मिनट रुको बच्चा, राइट में ले लेते हैं, ये Ag और यहां से एक Cl3 है ना, तो एक Cl यहां से ले लिया तो Cl2 बच जाएगा, Ag और Cl बाहर निकल कर चले गए, AgCl तो बाहर निकल के चले गए बेटा। यहाँ पर बचा क्या क्या, यहाँ पर बचा क्या क्या, अब ध्यान से समझना बेटा मेरी बात। अगर Cl ब्रेक हो गया, अगर यहाँ से Cl ब्रेक हो गया, Cl ब्रेक होकर तो बाहर निकला होगा, इसका मतलब क्लोरीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट ही नहीं होगा, समझ रहे हो मेरी बात, क्लोरीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट ही नहीं होगा। अगर ये बाहर निकल गया बेटा यहाँ से, तो पार्ट कैसे हुआ, तो टूट गया, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है वो तो ब्रेक डाउन ही नहीं होते हैं, तो ये तो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर जो ये बेटा ये जो Cl2 है, जो यहाँ पर Cl2 होगा, ये एंटिटी के बाहर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बेटा एक एंटिटी होती है, तो उस एंटिटी Cl2 बाहर आएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अब बेटा यहाँ पर क्या है 2AgCl, तो 2Cl तो बाहर निकाल दी हमने, 2Cl बाहर निकले, Cl2 तो बाहर निकल गए हमारे पास में। अगर 2Cl बाहर निकले हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ Ag भी बाहर निकल गया, खैर Ag को लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। यहाँ से 2Cl तो बाहर चले गए, तो कितने Cl बचे बेटा यहाँ पर, बेटा बचेगा है ना, 2 ले गए, 1 बचा, क्रोमियम Cl H2 बेटा यहाँ पर 6 है। देखो वाटर के में अगर रिएक्ट हो रहा है तो वाटर 1 मोल तो कम से कम बाहर गया होगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, H2O का होल 5, और बाहर क्या बचेगा आपका Cl2 इंटू H2। जब वो ब्रेक डाउन हुआ होगा तो बेटा वाटर का भी तो कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ होगा, तो हमने क्या माना है 1H2 कम से कम, ठीक है, इजी। यस मैम, बना लो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस मैम। आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं, आगे आपको दिया हुआ है कि भाई वैलेंस बैंड थ्योरी, COCl3 6NH3 AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl3 आपका बाहर निकल गया, यानी कि 3AgCl आपका बाहर निकल गया बेटा। 3AgCl यानी कि 3Cl बाहर निकला है, तो Cl3 को तो बाहर पहले ही रख दो, Cl3 को तो बाहर पहले ही रख दो, तो Cl3 आपने बाहर रख लिया बेटा, ये पूरा Cl3 बाहर चला गया, ये पूरा Cl3 तो बाहर चला गया है ना, तो अंदर क्या बचेगा, Cl तो बचेगा नहीं, अंदर तो केवल एक ही चीज बची, फिर NH3, तो क्या होगा कोबाल्ट NH3 का होल 6 बाहर Cl3, इजी। यस मैम। चलिए बढ़िया। नेक्स्ट है आपके सामने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नेक्स्ट क्या आपके सामने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं। अब जैसा मैंने क्लास के अंदर ही आपको बताया था कि इस थ्योरी को समझने और पढ़ने से चलते हैं सीधा एग्जाम्पल पर, इसको पढ़ो आपका सर में दर्द होगा, पल्ले वैसे भी नहीं पड़ेगी, तो पहले सीधा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यस मैम। चलिए एक तो पहले आप याद कर लीजिए ये सीरीज स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है भाई, CO, फिर CN, फिर NO2, फिर EN, फिर NH3। ये यहाँ तक क्या होते हैं सारे, NH3 तक सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग, NH3 तक सारे क्या होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग। डेल्टा, NCS, H2 सब कैसे होते हैं वीक, तो वीक को याद मत रखो, पहले स्ट्रॉन्ग को याद कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग को याद रखना है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या है, NH3 स्ट्रॉन्ग, EN स्ट्रॉन्ग, NO2 स्ट्रॉन्ग, CN स्ट्रॉन्ग, CO कोबाल्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यस मैम। अब VBT थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 होगा,
तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 या फिर dsp2, क्या होगा, sp3 या sp3 या फिर dsp2 या फिर dsp2। शेप क्या होगी, sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल और dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा, dsp2 होगा तो स्क्वायर प्लेनर होगा। स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर तो पता है ना, 4 मतलब 4 लिगेंड, यस मैम 6 यस मैम मतलब 6 लिगेंड साथ में 6 अटैच, लिगेंड। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2 या फिर d2 sp3। और शेप क्या यस होगी, मैम ऑक्टाहेड्रा, शेप क्या होगी बेटा, ऑक्टाहेड्रा। अब आते ऑक्साहेड्रा। हैं क्योंकि हमको समझना है भाई वीबीटी थ्योरी को। क्वेश्चन है आपके सामने, यस मैम मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है आपको, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, लो स्पिन हाई स्पिन है वो बताना है, डायप मैग्नेटिक है पैरा मैग्नेटिक है उसको वो बताना है, और कंपाउंड दिया हुआ है CONH3 का होल 6, और ऑक्सीडेशन है +3। निकालते हैं भाई, सोल्यूशन करते यस मैम हैं। जो दिया हुआ कंपाउंड है वो लिख लिया, CONH3 का होल 6 +3। सबसे पहले तो क्या क्या करा हमने, सबसे पहले तो बेटा हमने हमने ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। +3, सामने प्लस ही है ना ऊपर, तो बेटा क्योंकि 0 के इक्वल होगा तो यस मैम ऑक्सीडेशन होगा x = +3, ठीक है। अब हमको लेना है सेंट्रल मेटल एटम, क्या लेना है हमको, सेंट्रल मेटल सेंट्रल एटम। मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कौन सा है भाई इसमें, बताओ अभी कौन सा है सेंट्रल मेटल एटम, CO। सीओ है, बहुत ही बढ़िया, सीओ सेंट्रल मेटल एटम है। सीओ किस पर आता है, सीओ का एटॉमिक नंबर 27 होता है, 27। 27 पर होता है, 27। हमारी 3D सीरीज में हम पढ़ चुके हैं, डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर में क्या होता है, 3D4s होता है, क्या होता है, 3D4s 3D4s होता 3D4s है। यस मैम। 3D4s, डी पर कौन सा लिखेंगे बेटा हम, 7 लिखेंगे, एस पर कौन सा लिखेंगे, 2 7 लिखेंगे, एस पर कम वाला, यस डी मैम। पर ज्यादा वाला, पढ़ा है ना हमने, डी पर एस ज्यादा वाला पर यस मैम ज्यादा वाला। यस मैम। तो 3D7 4s2 हमने क्या कर लिया, 3D7 4s2 उसका इसको इसमें लिख लिया बेटा हमने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बेटा क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे 4 चीजें, क्या, DSPD, DSPD क्या बनाएंगे, DSPD। तो डी में DSP 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, डी में 7 ना, तो 7 फिल कर लिए, 1 2 यस 3 मैम 4 5 6 7। फिर आपके सामने यस एस मैम दोनों फिल कर लिए। पीओडी में कुछ नहीं है सामने, पीओडी को खाली छोड़ देंगे, पीओडी को खाली छोड़ देंगे, पीओडी यस हमने मैम blank छोड़ दिया। तो हमने बनाना क्या क्या है वैसे, DSPD, DSPD हमें सभी में यही बनाना है, सभी में यही बनाना है, DSPD सभी में यही बनाना है। तो DSPD ले लिया हमने। अब बेटा आपको यस मैम कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +3 दिया हुआ है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +3 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +3 निकालेंगे, यानी कि +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 3 चले इलेक्ट्रॉन गए। बेटा 2, तो यहाँ से चले जाएंगे, और एक यहाँ से, एक जाएगा बेटा यहाँ से, 3D6 बचेगा, तो बच गया 3D6, ये बच गया 3D6। यस मैम अब इसका सेम बना लेंगे, तो ये सेम DSPD बनाएंगे, DSPD बनाएंगे बेटा, जैसे S तो खाली होगा तो S तो खाली रहेगा, POD पहले से खाली है, इस D में से भी यस एक मैम खाली हो गया, यहाँ पर 6 बना दिए, तो 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पर 6, एक यहाँ पर 6, हमने D का बना लिया। अब हमको पता है, हमने अभी अभी याद किया हुआ था, हमने अभी अभी याद किया हुआ यस था, मैम जो NH3 है, जो NH3 है वो कैसा है, NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग वाले को याद कर लीजिए, बाकी वीक अपना पे याद हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग यस वाले को मैम याद कर लिया आपने, जैसे ही स्ट्रॉन्ग वाले को याद किया आपने, तो आपको यहाँ से पता चला कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 एक यस मैम लिगेंड है। तो कैसा होगा ये, पेयरिंग में, कैसा होगा ये, पेयरिंग पेयरिंग में। पेयरिंग जो चीज पेयर में होती है, जो चीज पेयर में होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, जो यस चीज मैम पेयर में होती है हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। इजी, यस मैम जैसे ये एक मेरा हाथ है अकेला है ना, ये आप साथ में पेयर में आएगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी को यस मुक्का मैम मार सकते हैं, मतलब एक एग्जांपल है। सो यस मैम स्ट्रॉन्ग लिगेंड। यस मैम। अच्छा आपको मेरी आवाज जा भी रही है बेटा, आपका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बस वो मेरा ना थोड़ा गला बैठ गया है, तो आपको धीरे आ रही होगी, इसलिए आपको लगा आवाज नहीं आ रही। चलो कोई नहीं, आप अपना म्यूट कर लीजिए, गला का ध्यान रखो बेटा, एग्जाम में परफॉर्म करना है आपको, कोई बात नहीं है ना, यस मैम पानी पिए, जहाँ दिक्कत हो मुझे बताना। सो NH3 जो स्ट्रॉन्ग यस मैम लिगेंड होता है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमेशा पेयरिंग में पाए जाएंगे, तो पेयरिंग में स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया, ठीक है। यस मैम अब ये पेयरिंग में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अब क्या करेंगे बेटा, हमको ये वाली बात पता है
कि जहां पर Yes, अब बेटा ma'am. यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। Yes, ma'am. हमने NH3 क्यों लिया यहाँ पर? क्योंकि बेटा यहाँ पर दिया हुआ है ना लिगेंड NH3 का होल 6, NH3 का होल 6 दिया हुआ है। Whole six. NH3 हमारा Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग में होगा, तो Yes, NH3 ma'am. यहाँ पर दिया हुआ इसलिए हमने NH3 को लिया है। बेटा NH3 Yes, कितना है? ma'am. NH3 6 है। NH3 कितना है? NH3 Six. हमारा 6 है। अब Six जैसे है. हमें ये समझ में आया कि NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और पेयरिंग में है, NH3 एक स्ट्रॉन्ग Yes, ma'am. लिगेंड है और पेयरिंग में है, तो ऐसे ही हमने क्या Yes, करा ma'am. कि सबको पेयर में कर दिया। बेटा यहाँ पर ये जो जो है ना दो 1 और ये 2 और 4 बॉक्स में जो अनपेयर है इसको पेयर में कर दिया। Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन उठाकर इसमें कर दिया, इस वाले का इसमें कर दिया, तो 2 वाले बॉक्स खाली मिल गई, ये 2 बॉक्स आपके Yes, खाली ma'am. मिल गए। तो इस खाली में क्या करा हमने लिगेंड को फिल कर दिया, क्योंकि NH3 6 है ना, तो Yes, 1 ma'am. 2 3 4 5 6 लिगेंड को हमने इन बचे हुए बॉक्स में फिल कर दिए, 6 लिगेंड को इन बचे हुए बॉक्स में हमने फिल कर दिया। तो कर ठीक है, दिया. हमने इनको पेयर में बनाकर इनको बाकी को फिल कर दिया। अब जैसे ही Yes, ma'am. अंदर के ऑर्बिटल में हमने इनको फिल किया NH3 को, तो हमने देखा यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है NH3 के लिए D में 2 आ रहा है, D के लिए 2 आ रहा है, S के लिए बेटा 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो D में कितने NH3 है, लिगेंड 1 और 2, ये पॉइंट वाले लिगेंड है 1 और 2। S में कितने हैं, S में भी है भैया 1, P में कितने हैं, P में 3, तो क्या बन गया ये D2S1P3, D2S1P3। अब हमने बेटा याद करा हुआ है कि अगर Yes, ma'am. D2S1P3 आता है तो वो आपका होता है ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है वो आपका? Octahedron. Octahedron. बेटा ऑक्टाहेड्रल हमने क्या निकाल लिया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। ठीक है, Hybridization. हमेशा जो भी चीज आपकी पेयर में होगी, हमेशा जो भी चीज आपकी कैसी होगी, पेयर में होगी, वो कैसा होगा बेटा, वो लो स्पिन होगा। कैसा होगा? लो स्पिन होगा। Low spin. कैसा होगा लो स्पिन? देखो एक एग्जांपल से अगर मैं Yes, आपको ma'am. Yes, ma'am. आपने बताया था हाथ चलाने वाला एग्जाम्पल. ले लेते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे सामने हाथ बढ़िया एग्जांपल है। अगर बेटा ये मैंने ये वाला हाथ है, मैं ऐसे से घुमाऊं तेजी से, तेज 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 मूव करेगा, है ना। जैसे ही पेयर में आया ये, है ना, जैसे ये पेयर में आया, अब मैं इसको मूव करूंगी तो इसको मूव करना थोड़ा सा उसके तुलना में लो हो रहा है, ये तेजी से Yes, इधर हो ma'am. रहा है, तेजी से हो रहा है ना, तेजी से हो रहा है। लेकिन Yes, जैसे ही ma'am. मैंने इसको पेयर में कर लिया तो इसकी मूवमेंट स्लो हो गई, इसकी मूवमेंट Slow हो स्लो, जाएगी. इसकी Slow हो मूवमेंट जाएगी. स्लो हो गई। ठीक है, सो Yes, हमेशा ma'am. पेयर में चीजें जब होती हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो लो हो Slow. जाती है, स्लो हो जाती है, लो हो जाती है, तो लो स्पिन होगा, Yes, ma'am. ये Low लो spin. स्पिन होगा, पेयरिंग में लो स्पिन होगा, स्ट्रॉन्ग भी पेयरिंग में होगा। और जो चीज हमारी Yes, ma'am. पेयरिंग में होती है वो डायमैग्नेटिक होती है। क्या होती है? Diamagnetic. डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. इजी समझ में आ गई बेटा यहाँ Yes, तक? ma'am. Yes, ma'am. चलिए भैया, बहुत ही बढ़िया, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। Yes, ma'am. 1 मिनट और दीजिए बस। हाँ जी, तो अब था आपका, इसको पढ़ लेते हैं थ्योरी को। थ्योरी मैंने कहा था ना बाद में छोड़ पढ़ Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी समझ में आएगी बेटा थ्योरी, अब लिखना इजी हो जाएगा। क्या? मेटल लिगेंड बॉन्ड, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो फॉर्म होता है बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड टू मेटल। जब लिगेंड मेटल को डोनेट करता है, क्योंकि बेटा जो हमारे ऑर्बिटल है वो तो वही वाले हैं ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं हमारे, वहां पर Yes, लिगेंड ma'am. करना पड़ता है। तो बाय लिगेंड टू मेटल, लिगेंड जब मेटल में इलेक्ट्रॉन हम डोनेट करते हैं उसको बोलते हैं मेटल लिगेंड का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, Yes, ma'am. रखने हैं मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। जो भी मेटल एटम होता है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। हाँ होने चाहिए, हमने अभी भी देखा ना, वैकेंट थे तो हमने वहां पर लिगेंड को फिल कर दिया। वैकेंट Yes, ऑर्बिटल ma'am. फिल करना होता है तो मेटल Yes, एटम ma'am. वैकेंट ऑर्बिटल, मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। नो Yes, अनपेयर्ड ma'am. इलेक्ट्रॉन देन कॉम्प्लेक्स इज डाईमैग्नेटिक। अगर आपका नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि नो अनपेयर्ड मतलब Yes, ma'am. पेयर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में है, पेयरिंग में है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा Yes, बेटा, ma'am. कॉम्प्लेक्स आपका डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसा Yes, होगा? ma'am. डायमैग्नेटिक होगा। Diamagnetic. और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो कैसा होगा? Yes, कॉम्प्लेक्स ma'am. पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। इंपॉर्टेंट Yes, ma'am. बात है बच्चे, एग्जाम के लिए बहुत ही याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स इज डाईमैग्नेटिक अगर पेयर्ड है, और अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड है Paramagnetic. Yes, ma'am. पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक बात Paramagnetic. है भाई। स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड होते हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिगेंड होंगे वो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। क्या होती है इलेक्ट्रॉन की?
पेयरिंग करते हैं, Pairing. अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो पेयरिंग कर दो भैया उससे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है, Pair में होता पेयर है. में होते हैं। इफ n-1 into d ऑर्बिटल यूज देन इनर ऑर्बिटल, अगर हम इनर ऑर्बिटल का यूज करते हैं तो हमारी स्पिन लो होगी या जो स्पिन Yes, होगा ma'am. कॉम्प्लेक्स होगा। वही तो पढ़ा बेटा Yes, हमने, ma'am. इनर ऑर्बिटल का Yes, ma'am. यूज किया, पेयर का यूज किया, तो स्पिन कैसी हुई, स्पिन लो हुई, Low. स्पिन कैसी हुई, स्पिन लो हुई। सो Yes, ma'am. देन इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन, और जो स्पिन होगी वो पेयर्ड कॉम्प्लेक्स में होगी। ठीक बात है भाई, Okay, आगे ma'am. समझते हैं। इफ एन डी यूज, अगर हम एन डी का यूज करेंगे, अगर हमने n-1 d का यूज किया और तो Yes, हमारे ma'am. स्पिन लो स्पिन होगी, लेकिन अगर हमने एन डी का यूज किया, अगर हमने एन डी का यूज किया तो आउटर ऑर्बिटल में होंगे। आउटर High ऑर्बिटल का spin. मतलब कि वो पेयर में नहीं होगी, अनपेयर्ड होंगे तो स्पिन ज्यादा होगी, Unpaired. High अनपेयर्ड spin. होंगे तो बेटा स्पिन हाई होगी, हाई स्पिन होगी, Yes, ma'am. स्पिन फोर्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, स्पिन फोर्स कॉम्प्लेक्स वो बनेगा। ठीक है बनेगा. भाई, स्ट्रॉन्ग स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पीड हम पढ़ चुके हैं। NS3 Yes, ma'am. होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, EN होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, NO2 होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, CN होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, कोबाल्ट होगा तो स्ट्रॉन्ग होगा, Strong होगा. कोबाल्ट होगा तो भाई कैसा होगा, तो भी Strong. स्ट्रॉन्ग होगा।